सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड क्या है? वो आपकी आइडेंटिटी चेक करता है। आपका आईडी कार्ड क्या है? एक आईडी है ना आपकी। अब जैसे हमजा अलवी है, हमजा अलवी एज अ टीचर है, तो टीचर का भी एक आईडी कार्ड होगा। अब ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से निकला है कि इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले, आप गवर्नर हाउस में एंटर ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर एंटर होने के लिए आपके पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? जैसे ही आपको गवर्नर हाउस के अंदर आना होता है, क्या करता है? वो आपका आईडी कार्ड चेक करता है। आईडी कार्ड चेक करने के बाद वो आपको आने देता है, यानी उसको लगता है कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं, आप गवर्नर हाउस के उसमें जो कोर्सेज है कोर्स है उसके अंदर इनरोल हैं, तो वो आपको आने दे देता है। अगर आप इनरोल नहीं होते तो वो क्या करता है? आपको गेट पे ही रोक देता है और वो आपको बोलता है कि आप अपना प्रूफ दिखाओ। ऐसा ही है। यही चीज के कॉन्सेप्ट को लेके आपका ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अभी फिलहाल प्रोग्रामिंग को छोड़ दो, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म कर दो। आपको गवर्नर हाउस के अंदर आना है, सही है? आप गवर्नर हाउस के अंदर आ रहे हो, आप यहाँ पे किसी एक कोर्स के अंदर इनरोल हो, सही है? वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर, एआई के कोर्स के अंदर इनरोल हो। अब जाहिर सी बात है, जब आपने इनरोलमेंट की होगी तो आपने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कराया होगा। ऐसा ही है ना? रजिस्टर कराया था, डायरेक्ट आ गए थे? रजिस्टर कराया था। अब जब आप रजिस्टर हो गए तो गवर्नर हाउस के पास आपका एक रिकॉर्ड मौजूद है, सही है? जिसके ब्याह पे उन्होंने आपको आईडी कार्ड दे दिया। ऐसा ही है? आपको वो आईडी कार्ड मिल गया। अब आपको अगर गवर्नर हाउस के अंदर आना है तो वहां पे मेन गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। ऐसा ही है? अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? उस सिक्योरिटी गार्ड का काम यह है कि जैसे ही आप गवर्नर हाउस के गेट पर आते हैं, वो सबसे पहले आपसे बोलता है कि अपनी आईडी दिखाओ। आप उसको आईडी दिखाते हैं। अगर आपकी आईडी बिल्कुल सही लगती है उसको, तो वो आपको अंदर आने दे देता है, सही है? अगर आपको लगता है कि उसको लगता है कि आईडी आपकी सही नहीं है, वो आपको गेट पे रोक देगा, सही है? यहाँ तक क्लियर है सबको? इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपका शुरू से ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं स्केच के थ्रू बताऊंगा, फिर हम इसको कोड पे देखेंगे। आपकी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन भी इसी तरीके से काम करती है। लेट्स सी, मेरे पास अभी मैं वर्बली बता रहा हूँ, फिर इसको ऐप के उसके थ्रू बताऊंगा। आपके पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपने फ्रंट एंड पार्ट बना लिया है। आपने बोला मेरी एप्लीकेशन पे अंदर आने से पहले तो मैं यूजर को रजिस्टर करना पड़ेगा, सही है? यूजर ने रजिस्टर करा। अब जैसे रजिस्टर करा, आपकी एप्लीकेशन के अंदर वो जो बंदा था वो सेव हो गया कि भाई मेरे पास इसका डेटा सेव हो गया, सही है? अब वो बंदा आपके पास आ रहा है, लॉगिन, यानी इस प्रोग्रामिंग की जबान में वो साइन इन कर रहा है या लॉग इन कर रहा है। जैसे ही वो लॉग इन कर रहा है तो वो अपना ईमेल, अपना पासवर्ड आपको दे रहा है। आप क्या कर रहे हो? वो जैसे ही आपका ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, आप अपने पास बैकएंड के ऊपर चेक कर रहे हो कि यार ये मेरे पास बंदा मौजूद है या नहीं है। अगर वो बंदा मौजूद होता है तो आप उसको बोलते हो तुम मेरी एप्लीकेशन के अंदर आ सकते हो, सही है? अगर वो नहीं होता तो आप वहीं पे उसको एरर शो करा देते हो कि भाई नहीं, तुम नहीं आ सकते, तुम्हें यहीं पे रोक दिया गया है। तो ये सेम एग्जांपल आपके रियल वर्ल्ड में किससे कनेक्ट हो गई? सिक्योरिटी गार्ड से कनेक्ट हो गई। यहां तक थ्योरी समझ आ गई? यस सर। अब इसको थोड़ा सा आगे उस पर भी देखते हैं। एक ही चल रहा है मेरे पास जब से एक्सेल ड्रॉ, एक ही में मेरा सारा काम किया हुआ है। अच्छा, मैं स्केच के थ्रू इस वजह से बता रहा हूँ, मैं आप है ना यहाँ पे आपको 4 लाइब्रेरी से और इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सही है? मैं भी आगे आपको उनके तमाम फीचर भी बता दूंगा। ये आपकी जॉड के बारे में किस किस को आइडिया है? ZOD एक को आइडिया, बस 2। Bcrypt के बारे में किसको आइडिया है? 2 बंदे, 3। Bcrypt। तीसरा JWT या जेसन वेब टोकन के बारे में किसको आइडिया है? सही है, टेंशन नहीं लेना। सर ने इतने मुश्किल मुश्किल नाम बोल दिए, ये है क्या चीज़ है ये बता दूंगा मैं, घबराना नहीं। ये 3 जो है ना लाइब्रेरीज में आपको अभी इस क्लास में या हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि क्या है ये 3 चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरीज को। इसके साथ साथ ना एक लाइब्रेरी मैंने ऑप्शनल रखी हुई है, लेकिन मार्केट के कैप्चर के हिसाब से ना ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अभी टर्मिनोलॉजी सीखनी है ना फ्रंट एंड पार्ट से, तो एक लाइब्रेरी है रिएक्ट हुक फॉर्म, सही है? कुछ नहीं, मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास क्लास में टाइम बच जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हमारा ऑथराइजेशन का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, सही है? आज मैं कोशिश करूंगा इसकी बैकएंड की एपीआईज कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकता है मैं इसका फ्रंट एंड पार्ट कवर कर दूं। फ्रंट एंड पार्ट इस तरीके से कवर हो
कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी यूज़र आ रहा है, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको हम किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम उसको साइन अप के पेज पे करेंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो 2 क्लास हैं, तो फर्स्ट हम कवर अप करेंगे इसका बैकएंड पार्ट जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्योंकि हमारा ऑथेंटिकेशन का वो है, फ्रंट एंड का पार्ट है, उसमें मैं कोशिश करूँगा यूआई बना के लेकर आ जाऊँ साइन अप पेज की, बाकी सारों की, ताकि आपको उसे फंक्शनैलिटी बता सकूँ, यूआई पे टाइम ज़ाया नहीं करें। तो ये 2 चीज़ हैं। तो कोशिश करते हैं आज हम फ्रंट एंड पार्ट कवर करते हैं, अगर कुछ बैक एंड पार्ट कवर करते हैं, बैक एंड में कुछ चीज़ें हमारी रह जाती हैं तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे फ्रंट एंड के साथ। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा स्ट्राइप का, कि आप पेमेंट गेटवेज को किस तरीके से कनेक्ट करें। तो उसमें ज़्यादा मैक्सिमम आधा या पौन घंटा लगेगा, वो कवर अप हो जाएगा। चलिए दोबारा से इस पर आते हैं, हमारे एक्सेल ड्रॉ पे वही पुरानी एग्जाम्पल लेके चलूँगा, कोई नई एग्जाम्पल नहीं है। आपके पास एक फ्रंट एंड की ऐप है, अभी अभी एग्जाम्पल में कोई भी ले लेना, सही है। जो एक डोमेन पे डिप्लॉयड है, अभी डोमेन का नाम है abc.com, सही है। कोई भी यूजर आता है, उसको पता लगता है कि आपकी एप्लीकेशन है, लेट्स सी सोशल मीडिया टाइप की, इंस्टाग्राम टाइप की आपके पास एक एप्लीकेशन आ रही है अभी, सही है। अब वो एक डोमेन पे डिप्लॉय है abc.com, सही है। abc.com पे वो जैसे ही आता है, जैसे इंस्टाग्राम के रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लेके चलना, सही है। अब इस abc.com के ऊपर ना 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटीज और केसेस को भी लिखना शुरू करना। या तो यूजर पहले भी abc.com के ऊपर आ चुका है, यानी साइन अप कर चुका है, सही है, लॉग इन कर चुका है, या वो पहली दफा आ रहा है। मैंने आपको अभी 2 केसेस बताए। पहला केस क्या है, या तो यूजर पहली दफा आपकी एप्लीकेशन पे आ रहा है, या वो पहले ही आपकी एप्लीकेशन पे लॉग इन कर चुका है, सही है। अभी हम एक सिनेरियो को लेके चलते हैं कि हमारे पास जो है यूजर पहली दफा आ रहा है, अभी लॉग इन करने के पार्ट को बाद में आते हैं, सही है। पहली दफा यूजर आ रहा है, अब वो पहली दफा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है, तो आपका काम क्या बनता है, उसको डायरेक्ट मेन एप्लीकेशन पे मूव कराना है, या साइन अप या लॉगिन के पेज पे लेके जाना। साइन अप ऑफिशियली या एक रियल वर्ल्ड में तो आपका काम ये होता है कि आप उसको लॉगिन के, आपको नजर आ रहा है सबको, जूम करो, एक मिनट में, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा होगा, सही है। सही है। आपका जब भी एक अच्छी एग्जांपल ही होती है कि अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है तो यूजर को लाजमी साइन अप पेज पे मूव नहीं करते, या अच्छा साइन अप को दूसरे फॉर्म में रजिस्टर भी कहते हैं, सही है। आप उसको लॉगिन के पेज के ऊपर मूव करते हो कि भाई तुम मेरे पास लॉगिन पे आए हो, सही है। अगर यूजर रजिस्टर नहीं होता है, यानी यूजर ने आपके पास पहली दफा रजिस्टर पहले कभी रजिस्टर नहीं करा होता, यानी पहले लॉगिन नहीं करा होता और ना उसका अकाउंट होता है, तो आप उसको कहाँ पे मूव कर देते हो डायरेक्टली, साइन अप, या मैं रजिस्टर्ड लिख रहा हूं, सही है, साइन अप समझ लेना, सही है। अब आपके पास, और मैं ये प्रॉपर ना इसको फ्रंट एंड पे इंप्लीमेंट भी करूंगा, आपके पास एक फॉर्म होता है फ्रंट एंड ऐप के ऊपर। अब जैसे ही आप उसको रजिस्टर पार्ट के ऊपर मूव करते हो तो आप उससे कुछ डेटा गैदर करते हो, सही है। डेटा गैदर करने के लिए, एक मिनट, आप फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पे आते हो, आपका ये रजिस्टर का पेज आ गया, ठीक है। आप
यूजर पहली दफा आपके पास आ रहा है, अभी मैं एक केस लेके चल रहा हूँ, यूजर आपके पास पहली दफा आ रहा है। अब आप उससे कुछ चीजें पूछते हो, पहले आप उससे क्या चीज पूछते हो, आप उसको ये बोलते हो यार तुम्हारा नाम क्या है, तो आप मुझे क्या दे दो, अपना यूजर नेम दे दो, सही है। दूसरे उसमें वो आपसे ये पूछता है कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है। अब इसमें ईमेल एड्रेस कोई भी हो सकता है, अभी मैं ये नहीं बोला कि आप जीमेल का एड्रेस दो, गिटहब का एड्रेस दो, कोई भी नहीं दो, मैंने यहाँ पे एक जनरल टर्म रख दी, आप कोई अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सको ताकि मैं आपको यहाँ पे उसके बिहाफ पे रजिस्टर कर सकूं। हम कभी भी यूजर को यूजर के ईमेल नेम से एड्रेस कभी भी ऐड नहीं करते, ये चीज को भी माइंड में रख लेना। हम कभी भी यूजर को यूजर के नाम से ऐड नहीं करते, हम कभी भी यूजर को यूजर के नाम से ऐड नहीं करते। हो सकता है हमजा नाम के यहाँ पे लाखों बंदे हो, सर हमजा भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम भी हमजा हो, तो एप्लीकेशन कंफ्यूज हो जाएगी कौन से हमजा को लॉगिन करना है। तो मेरे पास एक यूनिकली आइडेंटिफायर क्या आ गया, ईमेल एड्रेस, क्योंकि मुझे पता है हमजा अलवी की ईमेल एड्रेस यूनिक होगी, वो एक ही होगी, आगे वाले जो स्टूडेंट होगा उसकी ईमेल एड्रेस यूनिक होगी। तो हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर क्या आ गया, हमारे पास ईमेल एड्रेस। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, अपना पासवर्ड बताओ ताकि मैं इसको मैच कर सकूं। ये तीन चीजें आपके बेसिक रजिस्टर फ्लो के अंदर लाजमी होती हैं, ठीक है। एक आपका यूजर नेम, कि तुम्हारा यूजर नेम क्या है, ताकि मैं उसको शो करा सकूं। यूजर नेम हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम यूजर को डिस्प्ले करा सकें उसका नाम, इसका पर्पस सिर्फ यही होता है। ईमेल एड्रेस आपका यूनिक होता है हमेशा, क्योंकि मुझे पता है मेरा ईमेल एड्रेस अगर कहीं जीमेल पे भी बना है वो यूनिक होगा, वो किसी दूसरे के पास नहीं होगा, यानी वो मेरी जीमेल पे यूनिक आइडेंटिटी है और उसी को यूज करके मैं आगे बाकी जगहों पे रजिस्टर कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है पासवर्ड की भी, सही है। अभी मैं पासवर्ड लेस पे नहीं जा रहा कि पासवर्ड लेस क्या होता है, सिर्फ अभी मैं पासवर्ड की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो उसमें ये तीन चीजें आपसे लाजमी पूछी जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक यूजर मेरे पास से डेटा इसने तीनों चीजों को फिल कर दिया, सही है। अब मैं ये तीनों चीजों को लेके जा रहा है, अब मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा भेजना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज यूज होती है, APIs। फ्रंट एंड से बैक एंड में मुझे डेटा भेजना है, क्या चीज यूज हो रही है, APIs। API। अभी तक हम API के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही है। कौन सी API मेरा ये डेटा लेके जा रही है, मैं फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे भेज रहा हूँ, कौन सी API यूज करता हूँ, पोस्ट API यूज करता हूँ, जबरदस्त, सही है। यहां से मेरा डेटा बैक एंड पे चला गया। अब मेरे पास अभी सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस चीज से घबराना मत, सही है। बैक एंड पे मेरे पास ये डेटा आ गया, सही है। हो सकता है हम कौन सा मेथड के थ्रू डेटा भेज रहे होते हैं, जेसन फॉर्मेट के, सॉरी कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, जेसन। यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में यूजर नेम हमजा, ईमेल एड्रेस, ईमेल लिख देते हैं फिलहाल, सही है, hamza@h.com, और पासवर्ड आ गया मेरे पास, सही है, 1 2 3 समथिंग आ गया, सही है। ये मेरे पास API के थ्रू एक जेसन फॉर्मेट में डेटा चला गया, सही है। ये अभी मेरे पास जो डेटा गया है, सबसे पहले हम जब भी बैकएंड के ऊपर फ्रंट एंड से कोई भी डेटा लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन का मतलब है हम इसको चेक करते हैं कि जो मेरे पास डेटा आया है क्या ये डेटा सही है या गलत है। हो सकता है ये हो जाए, यूजर नेम मैंने उससे मांगा हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यूजर कुछ अपनी होशियारी करे और वो मुझे नंबर भेजे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यूजर नेम सही है या गलत है, गलत है। तो जब भी इसी तरीके से मैंने एक चीज सेट करी है कि भाई मेरे पास जो है फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा आ रहा है, तो कम से कम पासवर्ड जो है मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए 8 डिजिट का पासवर्ड होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और हो सकता है यूजर ने 4 कैरेक्टर का पासवर्ड भेज दिया, तो ये चीज़ तो गलत हो गई, यानी पासवर्ड वीक हो गया, कोई भी हैक कर सकता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा आता है
तो हम सबसे पहले उस डेटा को वैलिडेट कराते हैं, वैलिडेट को चेक कराते हैं कि क्या ये मेरे जो डेटा आ रहा है इसने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, यानी वो तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ आ रहा है, उसने यूजर नेम की जगह पे कोई स्ट्रिंग नंबर तो नहीं भेज दिया, नंबर फॉर्मेट में डेटा तो नहीं भेज दिया, या एम्प्टी यूजर नेम तो नहीं भेज दिया, ईमेल एड्रेस जो उसने भेजी है ईमेल एड्रेस में उसने @ यूज करा हुआ है या नहीं करा हुआ, या उसने हमजा.com लिख के भेज दिया, @ का कैरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीजें जो हम वैलिडेट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी पॉपुलर है, उसका नाम क्या है? जॉड। जॉड को मैं आपको इसकी वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, जॉर्ड जो है ना हमारे पास सुपरमैन के अंदर पे वो है कैरेक्टर जॉर्ड्स। जब मैंने पढ़ा था ना तो मैं उसको वहां पर ले गया था जॉर्ड पे। अब आप लोगों का मुझे पता नहीं है, आप लोग देखते हैं या उसके मार्वल्स के या उसके फैन हैं डीसी के, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको वहीं पे लेके चला गया था। तो बेसिकली आपकी जॉर्ड जो है ना आप लोगों की ये एक स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी है। इसको क्या कहते हैं स्कीमा वैलिडेशन का? क्योंकि आप जब फ्रंट एंड से बैक एंड पे एक डेटा भेज रहे हो तो वो एक स्कीमा के फॉर्मेट में भेज रहे हो, यानी मैं एक स्कीमा बन गया, यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड लाजमी जा रहा है मेरे पास। उस स्कीमा को वैलिडेट करने के लिए मेरे पास कौन सी लाइब्रेरी यूज हो रही है? जॉर्ड लाइब्रेरी यूज हो रही है। अच्छा, जॉर्ड का फायदा क्या है? ये आपका फ्रंट एंड पे भी वैलिडेशन के लिए यूज हो सकती है और ये बैक एंड के ऊपर भी यूज हो सकती है। इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सही है। और इसमें लिखा हुआ भी है कि आपका टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी है, यानी आप अगर कोई स्कीमा बनाते हो, अभी हम इसमें स्कीमा बनाना सीखेंगे किस तरीके से स्कीमा बनता है वैलिडेशन के लिए, उसी स्कीमा को आप क्या कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट के टाइप में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये इसका एक बेनिफिट है जो इसी और ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। तो मैंने आपको पहली लाइब्रेरी का पर्पस बता दिया, वो कौन सी है? जॉर्ड लाइब्रेरी है, सही है। इसके अलावा मेरे पास ऑल्टरनेट के अंदर एक लाइब्रेरी आती है, क्या बोलते हैं इसको? यप, इसका नाम है यप। अब ये सारी लाइब्रेरी का नाम ऐसी है, सही है, यप। हमारे पास जब जॉर्ड नहीं थी ना तो एक्सटेंसिवली यूज होने वाली लाइब्रेरी थी यप, क्योंकि ये बैकएंड के स्कीमा को भी वैलिडेट करती थी, फ्रंट एंड के स्कीमा को भी यूज करती थी। और हमारे फ्रंट एंड डेवलपर हैवीली जब फ्रंट एंड पे वैलिडेशंस करते थे ना तो यप को यूज करते थे, सही है। तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट क्या आ गया? यप। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी बताया था, मैंने इसको यूज नहीं करा, लेकिन अभी मैं इसकी थोड़ी सी वो चेक कर रहा था कि इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, वैलीबॉट, सही है। इसका काम क्या है? ये भी आपकी तमाम जो फ्रंट एंड से बैक एंड या बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर डेटा जा रहा होता है उसको वैलिडेट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, मैंने इसको यूज नहीं करा है, ये 2021 या 2022 के अंदर रिलीज हुआ है, लेकिन इसकी फायदा ये है, सबसे पहले तो इसका पैकेज साइज, यानी एक साइज होता है आपके हर पैकेज का MBs या KBs के अंदर, वो कम है। दूसरा ये कि ये इजी टू यूज है। तो फिलहाल मैं अभी जॉर्ड इस वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि आप अगर आप जॉर्ड को सीख लोगे आपको यप भी आ जाएगी, फॉर्मेट सेम है, और वैलीबॉट भी आ जाएगी। और यप मैंने इस वजह से नहीं सिखाई क्योंकि यप जो है वैलीबॉट से मैच नहीं कर रही थी। इस जॉर्ड ऐसी है जो आपकी यप से भी मैच कर जाएगी, वैलीबॉट से भी मैच कर जाएगी, सही है। तो मैंने आपको ये 3 लाइब्रेरीज आपको मैंने बता दी हैं, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, मैं बार बार क्वेश्चन इस वजह से कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर किसी चीज में किसी को इशू है हैंड रेस करके पूछ लेना, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में हर जगह पे यूज हो रही है। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये वन टाइम की नहीं है। कहीं पे भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, फ्रीलांसिंग करोगे, ऐप बनाओगे, उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का पार्ट लाजमी आएगा। तो इसको आंखें खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के, सब चीजें खोल के ना सुन लेना, सही है। हाँ, सही मायनों में हमें टीचर ने इसी तरीके से बोला था, पढ़ लेना इसको। आपके पास लेट्स सी, अगर यूजर, अब दोबारा मैं अपने टॉपिक पे वापसी आता हूँ, आपका जॉर्ड क्या करता है? ये आपके जो भी डेटा है ना इसको वैलिडेट करेगा। अगर वैलिडेशन मेरी फेल हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैकएंड से मुझे दोबारा वो रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, भाई तुमने कोई होशियारी करी है, सही है। मैं रिस्पॉन्स वापसी उसको रिटर्न कर दूंगा एरर के फॉर्म में। अभी हम देखेंगे एरर किस तरीके से भेजा जाएगा API के अंदर। अगर मेरा जो डेटा आया है, डेटा इज इनवैलिड है, सही है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ।
अगर मेरा डेटा इनवैलिड है तो मैं एपीआई के अंदर एक एरर थ्रो करूंगा कि डेटा इज अनवैलिड। इनवैलिड। सही है। अब मेरे पास थोड़ी सी जगह की किल्लत हो गई है। हाँ रिस्पॉन्सिव अच्छा, एक फ्रंट एंड डेवलपर को ना सबसे ज़्यादा ना पोस्ट ही ना रिस्पॉन्सिव करने में आती है। मैं अपनी एग्जांपल भी इसी तरीके से लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी ना पोस्ट आती है रिस्पॉन्सिव करने में। इसीलिए मैं उस लाइब्रेरी को रिकमेंड करता हूँ जिसमें खुद ब खुद ही चीज़ें रिस्पॉन्सिव हो जाएं। अच्छा, दोबारा आते हैं। अगर मेरा स्कीमा वैलिडेट नहीं है तो मैं एपीआई के थ्रू एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता हूँ कि यार तुम्हारा डेटा इनवैलिड है, मतलब मैं उसको आगे प्रोसीड करने देता नहीं हूँ। अगर मेरा डेटा करेक्ट होता है उसके बाद मैं आगे अपने फर्दर प्रोसेस करता हूँ। फ्रंट एंड से मैंने बैक एंड पे डेटा भेज दिया ऑथेंटिकेशन के लिए। अब उसके बाद तमाम काम मेरे बैक एंड का है। मेरा डेटा इनवैलिड था, मैंने उसको एरर थ्रो कर दिया कि भाई तुमने डेटा सही नहीं भेजा, मुझे डेटा सही भेजो। ये वाला मसला मेरा हल हो गया। उसके बाद अच्छा, उसके बाद मेरे पास जैसी डेटा वैलिडेट हो जाता है, सबसे पहले मैं ये चेक कराता हूँ कि क्या ये जो ईमेल एड्रेस, मैंने अभी आपको यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा बताया है? ईमेल एड्रेस बताया है। क्या ये ईमेल एड्रेस मेरे पास पहले से कोई रजिस्टर है या नहीं है? इस बंदे ने पहले, हो सकता है आके अभी मेरा दूसरा केस खुल रहा है, अब ये दूसरा केस आ रहा है। दूसरे केस में वो मुझसे आके ये पूछ रहा है क्या अब बैकएंड मेरा काम करेगा, और मैं ये चेक करूंगा कि यार यूजर ने इस ईमेल से पहले ऑलरेडी रजिस्टर करा है या नहीं करा है। यहाँ पे मेरे पास एक चेक लगेगा बैकएंड के ऊपर, इज ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, या ऑलरेडी मेरे पास बैकएंड के डेटाबेस के अंदर वो चीज सेव है या नहीं है। अगर मेरे पास वो चीज सेव नहीं है, अगर है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा दोबारा से एक एरर। मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। दोबारा से एक एरर थ्रो कर दूंगा, यार ये वाला ईमेल एड्रेस जो है ना, ये ऑलरेडी पहले मेरे पास यूज हो चुका है, या तो तुम लॉगिन कर लो या क्या कर दो दूसरी ईमेल से, या तो तुम एरर में मैं भेजूंगा उसको, या तो तुम लॉगिन कर लो या ईमेल इज ऑलरेडी, ईमेल एग्जिस्ट करती है। सही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना इसको। सही है। यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली, हमारी बैकएंड की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो रही है। पहली दफा में हमारा स्कीमा वैलिडेट हो रहा है, दूसरी दफा में हमने चेक करा लिया कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता होगा तो हम उसको यहीं पे हमारी फंक्शनैलिटी को रोक देंगे और हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम जो है ना नए ईमेल से आओ। अगर ये ईमेल हमारे पास पहले एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमारे पास अब हमारे पास पहले स्टेप में क्या हुआ, हमने स्कीमा वैलिडेट कर लिया, दूसरे में हमने ईमेल एड्रेस को वैलिडेट कर लिया। तीसरे स्टेप में यूजर कभी भी कोई पासवर्ड देता है, लेट्स सी मेरे केस में भी पासवर्ड क्या है 1 2 3 4। सही है, 1 2 3 4 जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आप क्या करते हो, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कराते हो। मैं दोबारा बोलता हूँ, लेट्स सी मेरे पास अभी एक यूजर ने पासवर्ड दिया, जैसे सर हमजा ने कहीं रजिस्टर करने के लिए अपना पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड है 1 2 3 4। सही है, 1 2 3 4 पासवर्ड को कभी भी आप डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कराते हो, क्योंकि अल्लाह ना करे कल आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अटैक पड़ता है। ऐसा होता है, नॉर्मल है। आपका हैकर जो है ना, वो आपके सबसे पहले डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं वो आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। तो आप कभी भी डेटाबेस के अंदर पासवर्ड को सेम ऐसे सेव नहीं कराते।
आप पासवर्ड को कन्वर्ट करते हो हैश फॉर्मेट के अंदर। सर ये हैश फॉर्मेट क्या होता है, अभी दिखा देते हैं। तीसरा हमारे पास केस क्या आ गया कि आप पासवर्ड डज नॉट सेम इन डीबी। सही है, पासवर्ड आप सेव नहीं कराते हो। बैकएंड के ऊपर शुरू से एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है कि आप पासवर्ड को हैश करते हो, हैश पासवर्ड सेव कराते हो डीबी के अंदर। सर ये हैश पासवर्ड क्या होता है? अच्छा, हैश एक हमारा फॉर्मेट होता है, हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से, और अभी इसी ऑथेंटिकेशन में ही पढ़ेंगे, ऑथेंटिकेशन के पार्ट में कि जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग पासवर्ड आता है उसको आप एक स्पेसिफिक नंबर के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कराते हो, और वो जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है, हैश समथिंग इस तरीके से। इसमें आपके तमाम कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ये जो चीज कहलाती है इंक्रिप्शन भी कहते हैं, जो हम लोगों ने आपको बड़ी डिटेल में बताई थी, इंक्रिप्शन जिसको कहते हैं। ये चीज कहलाती है आपकी हैश। सही है, ये हर पासवर्ड के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर मैंने 4 डिजिट का पासवर्ड डाला है तो कुछ और हैश अलग बन जाएगा, अगर मैंने 5 डिजिट का पासवर्ड डाला है हैश कुछ और बनेगा। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप मिनिमम पासवर्ड के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैपिटल अल्फाबेट रखें, स्मॉल अल्फाबेट रखें, एक स्पेशल कैरेक्टर लास्ट में डालें, तो उससे क्या होता है आपका हैश उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब इस हैश को बनाने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी यूज होती है, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट का काम क्या है? जो भी मेरे पास ओरिजिनल पासवर्ड आता है ना, उसमें एक बिक्रिप्ट मुझे एक फंक्शन दे देता है। फंक्शन के बारे में तो सबको पता है, मुझे पता है, भूले नहीं है या भूल गए? वो क्या करता है, वो मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन के अंदर क्या होता है, मैं एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं उस पासवर्ड को, ओरिजिनल पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी हैश फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। वो जैसे ही मेरा हैश बन के आता है, वो हैश मैं जाके डेटाबेस के अंदर सेव करा देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? दूसरी लाइब्रेरी का पर्पस पता लग गया? इसके अलावा हमारे पास एक और लाइब्रेरी यूज होती है, किसी को उसका नाम पता है? जोस। मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। दूसरी लाइब्रेरी का नाम है जोस, ऐसा ही है ना भाई, नाम इसका जोस नाम है ना। ये भी आपका सॉरी जोस नहीं है, मैं भूल गया, नहीं वो जोस जेडब्ल्यू। इसकी जगह पे आपके पास एक पैकेज यूज होता है क्रिप्टो का। सही है, क्रिप्टो भी इसी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, क्रिप्टो के मल्टीपल पर्पस हैं, लेकिन क्रिप्टो भी यूज होता है इसके अंदर। या आपके पास एक मेथड होता है, इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा इसको पढ़ के प्रॉपर करना। टैक्स इनकोडेड होता है, सही है, वो अपना फंक्शन होता है टैक्स इनकोडेड का, उसको देख लेना, सिर्फ देख लेना, इम्प्लीमेंट करना ना करना वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टैक्स इनकोड का एक फंक्शन होता है जो हमारे पूरा कन्वर्ट कर देता है। हमारे इसको रख लेना, यूज नहीं करना। वो भी किस तरीके से होता है, वो एक लंबी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हमारे पास वाइडली क्या यूज हो रहा होता है यहाँ पे? बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट का काम क्या है? सिर्फ पासवर्ड के हैश जो होता है, ओरिजिनल पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर देना। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं आगे बताता हूँ आपको नंबर क्या करता है। बेसिकली वो जो नंबर होता है ना, वो आपका सिक्योरिटी लेवल पर्पस होता है। अच्छा, वो सिक्योरिटी लेवल पर्पस आपका 1 से शुरू होता है, 12 और 11 आगे भी जाता है, 1 to 12 होता है, 13 14 तक जाता है। सबसे बेस्ट जो होता है ना, हम यूज करेंगे 11। 11 क्यों होता है? 11 इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास ना जब भी हैशिंग हो रही होती है ना, तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। ये पॉइंट लिख लो, ये लाजमी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। पहली चीज़ आपकी ये देखी जाती है कि आपका हैश कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 1 हैश दे दोगे, यानी 1 to 12 तक के हैश होते हैं, अगर आप 1 हैश दे दोगे तो सबसे वीक कहलाता है वो। सही है, 1 हैश दे दोगे तो वो सबसे वीक होगा। अगर आप हैश 12 से एक्सीड कर जाता है, यानी आपने 15 16 दे दिया, तो क्या होता है, जितने ज़्यादा आप हैश बढ़ाते जाओगे ना, हैश नंबर इसको कहते हैं, बढ़ाते जाओगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा। यानी वो हैश कन्वर्ट होने में उतना ज़्यादा टाइम लेगा, तो आपके बैक एंड फ्रंट एंड को रिस्पॉन्ड करने में उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमारे पास एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसको कहते हैं हम 11 ना ज़्यादा वीक होता है और वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है, और ना वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपका जो है अभी हम देखेंगे किस तरीके से, और इसको हम आसान ज़बान में सॉल्ट भी कहते हैं, यानी नमक, कि ये कितने हैशिंग में टाइम ले रहा है, कितनी दफ़ा ये अपना फंक्शन चला के
हैश किस तरीके से काम करता है, जब ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है, आपने 1 दे दिया, आपने जो भी पासवर्ड दिया वो एक दफ़ा कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब मैंने 11 दे दिया, 11 एक स्टैंडर्ड है, तो 11 दफ़ा वो एक दफ़ा हैश जनरेट हो गया, उस हैश को दोबारा से कंपाइल करेगा, एक नया हैश जनरेट करेगा, यानी उसी हैश को कन्वर्ट करके एक नए हैश में कन्वर्ट, इसी तरीके से वो 11 दफ़ा उस चीज़ को कन्वर्ट करके एक नया हैश बना देगा। इसी तरीके से 15, 16, 17, 18 जितनी दफ़ा आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 11 दफ़ा रखो। जितनी दफ़ा आप लेट्स सी एक बंदे ने 100 दफ़ा रख दिया, अब 100 दफ़ा एक हैश आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम लग रहा है, यानी आपका बैकएंड एक एक्सटेंसिवली कंप्यूटेशन कर रहा है जिसमें टाइम लग रहा है। तो 11 एक स्टैंडर्ड है, यहाँ तक ये रख लेना, सही है। बीक्रिप्ट का काम समझ आ गया सबको? सही है। अब एक काम करते हैं, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट हमारा ये रह गया है, हमारे पास से पासवर्ड भी हैश हो गया है। पासवर्ड हैश होने के बाद हम डायरेक्ट डेटाबेस में सेव नहीं कराते, पहले हम एक और फर्दर प्रोसेस करते हैं। उस फर्दर प्रोसेस का नाम है, हम एक टोकन जनरेट करते हैं, यानी मैंने अपने पास एक यूजर बना लिया, यूजर का स्कीमा वैलिडेट हो गया कि उसने मुझे चीजें सही भेजी हैं, मैंने उसके पासवर्ड को हैश कर लिया। अब उस पासवर्ड को हैश करने के बाद बैकएंड वाले एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, उस काम को कहते हैं कि वो एक टोकन जनरेट करते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन भी आपका इसी फॉर्मेट का कोई एक स्टैंडर्ड होता है, वो भी आपका एक हैशिंग फॉर्मेट का एक स्टैंडर्ड होता है। टोकन क्यों जनरेट करते हैं, किस लिए जनरेट करते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप फॉलो होता है, क्या होता है? हम एक टोकन जनरेट करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ हैश पासवर्ड। एग्जैक्टली, साइन अप पे ही आप डायरेक्ट टोकन जनरेट। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप साइन अप पे करा दो, चाहे आप लॉगिन पे करा दो, ये आपके ऊपर होता है। बाज़ औक़ात कुछ एप्लीकेशन का प्रोसेस ऐसे होता है, आप डायरेक्ट साइन अप करते हो, वो आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भेज देता है, वो आपको लॉगिन करने का नहीं बोलता कि आप लॉगिन करो। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन का पर्पस ये होता है कि आपने साइन अप कर लिया, वो आपको फिर लॉगिन पे भेजेंगे कि आप लॉगिन करो, फिर आपके पास आना। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको टोकन रजिस्टर के टाइम पे जनरेट कराना है या आपको लॉगिन के टाइम पे जनरेट कराना है। मैंने इन दोनों केसेस में काम करा है। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी, अगर मेरे पास यूज़र फर्स्ट टाइम में रजिस्टर पेज पर आता है, उसने कभी रजिस्टर करा ही नहीं है, तो वो अपनी तमाम चीज़ें फिल करेगा, जैसे ही वो सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद अगर उसका डेटा सही होता है तो मैं तमाम प्रोसेस फॉलो करूँगा और उसको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भेज दूँगा, यहीं पे टोकन जनरेट हो जाएगा मेरा। उसको लॉगिन के पेज पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको वो। अच्छा, ये एक तरीका बेस्ट है होता है, क्योंकि अगर मैं एज अ फ्रंट वो देखूँ एक यूज़र पर्सपेक्टिव से, एक मैं एक लेज़ी यूज़र हूँ, वो ये बोलेगा यार अब मैंने साइन अप कर लिया, अब मुझे जाके फिर से लॉगिन करना है। मैं क्या अपने लेज़ी यूज़र की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमने निगलेक्ट करने के लिए हमने टोकन रजिस्टर में जनरेट करा दिया। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, वहाँ पे आपने साइन अप करा दिया, साइन अप कराने के बाद लाजमी आपको लॉगिन करना होता है। अब इसमें आपके पास क्या होता है, आप रजिस्टर कर, अब आपकी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में आपने एक दफ़ा यूज़र पे साइन अप कर दिया ना, तो वो आपको लॉगिन करने का नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा आप मेरे पास रजिस्टर हो गए हो, मैंने आपका टोकन जनरेट कर दिया है, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लो। ऐसा ही है, यही होता है। अब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जब आप एक दफ़ा साइन अप करते हो ना, तो वो आपको लाजमी अब मुझे अभी का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने पहले जहाँ तक उनका वो देखा था, तो वो आपको डायरेक्टली लॉगिन पे भेजते थे कि अब आप इसको लॉगिन करो। या लिंक्डइन के ऊपर भी ऐसा ही सीन होता है कि आपने एक दफ़ा अकाउंट रजिस्टर कर लिया, लॉगिन करो। क्लियर हो गया? ये टोकन हम जनरेट क्यों कराते हैं? अच्छा, इस टोकन के ना मल्टीपर्पज़ फ़ायदे हैं, सही है। पहला फ़ायदा ये है कि ये टोकन जो है ना, हम बैकएंड से फ्रंट एंड को भेजते हैं कि अपने पास सेव करा लो, क्योंकि इस टोकन के बिहाफ पे हम यूज़र का तमाम डेटा स्टोर करा रहे होते हैं। यूज़र का ईमेल एड्रेस, यूज़र से रिलेटेड तमाम चीज़ें। लेट्स सी मेरी अगर एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, अगर उस यूज़र ने मेरे पास कार्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो इस टोकन के थ्रू मैं क्या करूँगा, पहले मैं टोकन फ्रंट एंड पे भेजूंगा ताकि फ्रंट एंड वाला इसको अपने पास स्टोर करा ले, और हर दफ़ा की एपीआई कॉल के अंदर ये टोकन मैं वो भेजेगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि इस टोकन के ब्याह पे ऐड टू कार्ड के अंदर मेरे पास डेटा आ रहा है। तो पहले तो मेरा ये हो गया कि मुझे फ्रंट एंड टू बैक एंड की कनेक्टिविटी के लिए ये टोकन लाजमी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मुझे फ्रंट एंड टू बैक एंड डेटा भेजना है, ऐड टू कार्ड के अंदर मैं ऑप्शन में
कह रहा हूँ इस आइटम को ऐड कर दो, फ्रंट एंड पे तो वो आइटम मेरे पास ऐड हो रहा है, लेकिन बैक एंड को बताने के लिए भी ये टोकन क्या करता है, ये टोकन काम करता है कि भाई ये टोकन मैंने तुम्हें दिया है, इस टोकन के बिहाफ पे तुम यूजर को एक्सट्रैक्ट करो और उसके अंदर जाके जो भी आइटम तुम्हारे पास आ रहे हैं इसको सेव करो। आप लोगों ने अभी ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट करोगे, इसमें तमाम चीज़ें चल रही होंगी, सही है, यही प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर आप कोई भी पोस्ट करते हो या इमेज लगाते हो तो ये टोकन क्या करता है, टोकन बेसिकली आपकी आइडेंटिटी लेके जा रहा होता है, ईमेल की ईमेल लेके जा रहा होता है, भाई ये ईमेल है, इसके बिहाफ के ऊपर ये पोस्ट को सेव करा दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था, सर हम अपना लेट्स सी मेरे पास एक यूज़र आता है, उसके बिहाफ पे अगर वो ऐड टू कार्ट करता है तो मैं किस तरीके से इसको सेव कराऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है कि हो सकता है दूसरा यूज़र आके वही उसके पास भी तमाम चीज़ें प्रीवियस वाले यूज़र की शो हो रही हैं। तो ये टोकन आपका ये वाला काम करता है। टोकन का पर्पस समझ आ गया? आप क्या करते हो, थर्ड स्टेप में टोकन जनरेट कराते हो। इस टोकन को हम क्या कहते हैं, जेवीटी या जेडब्ल्यूटी टोकन कहलाता है, ये सही है, जेडब्ल्यूटी टोकन। तो ये आपके 3 स्टेप फॉलो हो गए, आपकी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। भाई यही करनी है ये आपने खुद करनी है। आपके 3 स्टेप फॉलो होते हैं, मेन जो होते हैं आपके 3 स्टेप फॉलो होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला आपका फ्रंट एंड बैक एंड पे डेटा भेजता है, आप उसके स्कीमा को वैलिडेट करते हो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आप ये चेक करते हो कि ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेरे पास रजिस्टर है या नहीं है। अगर नहीं है, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपके फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे हो रही होती हैं, यानी लॉगिन और साइन अप दोनों पे हो रही होती हैं, सही है। आप जब लॉगिन कर रहे होते हो उस टाइम पे भी चेक कर रहे होते हो कि ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एक बंदा ईमेल एड्रेस उसने गलत डाल दिया है तो आप ऐसा तो नहीं है ना आप डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दोगे। तो सेकंड स्टेप में आप लाजमी ईमेल एड्रेस चेक कर रहे हो कि भाई मेरे पास ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तीसरे में आप क्या करते हो, हैशिंग पासवर्ड का काम करते हो कि ओरिजिनल पासवर्ड को सेव नहीं करते, किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि अगर मेरा डेटाबेस कभी अल्लाह ना करे हैक हो जाए तो ओरिजिनल पासवर्ड यूजर्स के मेरे हाथ ना चढ़े। तीसरे टाइम पे चौथे उसमें क्या करते हो, आप जेडब्ल्यूटी टोकन बनाते हो। ये टोकन क्या करता है, बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। ये फ्रंट एंड टू बैक एंड कम्युनिकेट करके ये बताता है कि इस यूजर ने ई कॉमर्स है तो ये वाले प्रोडक्ट ऐड करें, तो तुम एक काम करो, इस टोकन से ये ईमेल एड्रेस गेट करो और इसके अंदर जो है ये वाले ईमेल एड्रेस जाके ऐड कर दो, ये वाले ऐड टू कार्ट के आइटम ऐड कर दो। अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे गया तो भाई वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई इस चीज़ को ये इसने पोस्ट ऐड करी है तो इसका ईमेल एड्रेस निकालो, इसके अंदर जाके इसके ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करो, यूज़र मिलता है उसके पोस्ट के एरे के अंदर जाके पोस्ट सेव करा दो। तो ये टोकन लाजमी ज़रूरी होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पासवर्ड के थ्रू अलग अलग है, हमजा भाई भी एक डेवलपर है, मैं भी एक डेवलपर हूँ, सही है। अब क्या करते हैं, हमजा भाई भी उसी कंपनी में रजिस्टर है, मैं भी उसी कंपनी में रजिस्टर हूँ, यानी हम उस कंपनी का पार्ट भी है और उधर रजिस्टर भी है। अब क्या होता है, हमजा भाई को उसके पास जो है मेरा हैश पासवर्ड लग जाता है, सही है, और उनके हाथ में की भी लग जाती है, तो वो तो मेरे पासवर्ड को आराम से एनक्रिप्ट कर सकते हैं। और हो सकता है वो मेरे सैलरी स्लिप्स देख लें कि मेरी सैलरी कितनी है, फिर बाद में इंक्रीमेंट के टाइम पे बोले कि सर आपकी इतनी सैलरी थी आपने तो ये कर दिया। तो बाज़ औक़ात हम सिक्योरिटी लेयर इस तरीके से लगाते हैं कि दूसरे जैसे हमजा भाई या मेरे दरमियान जो है ना, इस तरीके की लेयर होती है कि मुझे पता ही नहीं होता कि उनका क्या हैश जनरेट हो रहा है, कि वो किस हैश के ऊपर इंक्रिप्ट कर रहे हैं, 11 के ऊपर इंक्रिप्ट कर रहे हैं, 12 के ऊपर इंक्रिप्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम सिक्योरिटी लेयर्स के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं बैक एंड फॉलो करता है। अच्छा, इस चीज़ को मैं ज़्यादा डेप्थ में लेके भी नहीं जाऊँगा, ना सिखाऊंगा, क्योंकि फिर आप लोग ना कंफ्यूज होते चले आओगे। इसमें और भी इनक्रिप्शन की और भी चीज़ें आ जाएंगी कि हमारे पास फिर लेयरिंग्स होती हैं कि पहली लेयर अगर वो कोई ब्रेक कर देता है, जैसे पहली लेयर होती है कि उसके हाथ में मेरा इंक्रिप्शन नंबर लग गया, 11 पे मेरा इंक्रिप्ट हो रहा है, हमजा भाई ने वो डाला, मेरा हैश डाल दिया, उनके हाथ में तो पासवर्ड लग गया, हम उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये लेयर बाय लेयर ना काम होता रहता है। अब मैं जितना डिटेल में जाऊँगा ना, आप लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी। फिलहाल अभी आपके लिए जो है ना एक ही इंक्रिप्शन लेयर रखते हैं। जब आप लोग रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करने लगोगे ना, तो आपको समझ आने लगेगा कि इंक्रिप्शन किस तरीके से बढ़ती चले आती है। तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आता है। और आगे बढ़े जी। हाँ, अच्छा सवाल है। अच्छा, इनका एक सवाल ये था कि सर हम JWT टोकन डेटाबेस में सेव करते हैं या नहीं करते, या कहीं इसको ऐसे ही भेज देते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है, सही है। हमारे पास क्या होता है, JWT टोकन बाज़ औक़ात हम उस पर भी सेव करते हैं, अलग अलग करें डेटाबेस में भी,
और हम बाज़ औक़ात हम लोग इसको सेव ही नहीं करते, हम डायरेक्टली यूज़र को सेंड कर देते हैं। अब सबसे पहले तो फात भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि आज मेरी फात भाई से सुबह सुबह बात हुई थी, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना। मैंने तो बोला था कि आप मत आना, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आ गई है। तो बहुत क्या नाश्ता करके नहीं आए हो क्या? जोर से करो क्लैपिंग। तो ये आ गए एफर्ट करके, मैंने तो मना भी करा था कि आप मत आना, लेकिन फिर भी ये आ गए। मैं क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों का हैकाथॉन में निकल गया, आप लोग कराए हम लोग को। वो तो मुझे भी नहीं पता है कहाँ से आया है, कहाँ से आया है भाई। यूजर को कंफर्म करते हैं। और अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है? ठीक है, ऑथराइजेशन में क्या है? नहीं तो वो ऑथेंटिकेशन ही हो गई। प्राइवेट राउट पे डायरेक्ट नहीं जा रहा, लॉगिन करके आ रहा है तो ऑथेंटिकेट होके आ रहा है ना। जी बताएं। सही है। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने। और आज यहाँ से भी जो आवाज़ आई थी वही देखें। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि हम एक यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये यूज़र है, क्या ये यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर वो करता है, डायरेक्टली लॉगिन करेगा, हमारे डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा, या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा, या हमारी एप्लीकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अल्फाज के अंदर। उसके बाद अब वो जो यूज़र के रोल्स है ना, वो ऑथराइजेशन में आते हैं। कैसे? क्या ये यूज़र एडमिन है? देखा था ना सैनिटी के अंदर, साइन इन करके ऑथेंटिकेशन करके हम सैनिटी के डैशबोर्ड पे आ गए थे। एपीआई टोकन बनाते हुए क्या पूछा था? क्या ये यूज़र एडिटर बनाना चाह रहे हो, इसको कंट्रीब्यूटर बनाना चाह रहे हो, इसको डेवलपर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो इसको? एडिटर। सो वो जो चीज़ है ना, वो जो हम उसकी परमिशन सेट कर रहे हैं, वो ऑथराइजेशन में आते हैं। क्या ये बंदा इस चीज़ को करने का ऑथराइज्ड है? एक मिसाल है, आप अटेस्टेशन कराने जाते हैं। अटेस्टेशन कराने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 17 ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। तो क्या 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है, क्या वो ऑथराइज है कोई किसी भी चीज़ की अटेस्टेशन करने के लिए? No. नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, ठीक है। लेकिन वो ऑथराइज नहीं है। ऐसे ही जो आपकी एप्लीकेशन होती है, जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, मार्केट प्लेसेस पे डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, जो बंदा शॉपिंग के लिए आया है वो आपके डेटाबेस में प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता। या अगर और थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल दूं, जो बंदा कंटेंट राइटर है वो आपकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकता। अगर उस हिसाब से देखें, जो बंदा एडमिन है वो प्रोडक्ट डिलीट कर सकता है, लेकिन जो बंदा एडमिन नहीं है वो प्रोडक्ट डिलीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है। ठीक है, ये तो दो बेसिक डिफरेंसेस हो गए। उसके अलावा हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती है? 4 अभी जो सर ने बता दी, एक JWT वाली। और यहाँ से कोई सवाल भी पूछ रहा था कि क्या हम JWT को डेटाबेस में सेव करते हैं, टोकन को? 2 थी ना, 2। क्या चीज़ है भाई, क्या डिफरेंस है? और करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों? नहीं, डेटाबेस की बात करो, कुकीज तो नीचे आ गए ना, सर्वर पे आ गए। दो तरीके की ऑथेंटिकेशन होती है, आप सबने यूज की हुई है। ठीक है, एक होती है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं, और स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों नाम है इसके। यूजुअली बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर ये यूज होती है, हाईली सिक्योर्ड होती है, लेकिन हाईली एक्सपेंसिव होती है।
आप बैंक की ऐप खोलें, 15 मिनट के बाद आपको लॉग आउट कर देगी। आप चाहो भी तो नहीं खोल के रख सकते। ऐसे होता है? यस सर। बैंक अकाउंट तो होंगे सबके। यस सर। सो जब भी आप करें तो 15 मिनट के बाद आपका सेशन खत्म हो जाता खत्म हो एक्सपायर डेटाबेस के अंदर से। और 15 मिनट से पहले भी अगर वो चाहे ना, अगर कोई बंदा जाके डेटाबेस में से आपका यूजर डिलीट कर दे या सेशन में से आपको हटा दे, तो उससे पहले एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन JWT के अंदर आपको क्या चीज बेनिफिट मिलती है कि वो डेटाबेस के अंदर आप मैनेजेस नहीं कर रहे। अच्छा, वो जो डेटाबेस होते हैं जिसके अंदर आप सेशन मैनेज करते हैं, वो इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं, वो हार्डवेयर ड्राइव डेटाबेसेस नहीं होते। जस्ट लाइक नॉर्मल डेटाबेस नहीं है, PostgreSQL नहीं है, वो रैम के ऊपर चलने वाले डेटाबेसेस होते हैं। वो होते बहुत फास्ट हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। जिसमें एक एग्जांपल है, रेडिस के नेम से डेटाबेस होता है। अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करना चाहो तो कर लेना, लेकिन अपर लेवल देख लो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आए, क्योंकि जी दोबारा बताएं। दो तरीके की ऑथेंटिकेशन है जो कि यूज होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मार्केट से मेरी जो मुराद है, लोकल मार्केट भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, एंटरप्राइज लेवल भी है, सब है, ठीक है। वो आप इंटरनेशनल चले जाएं, वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगी, लोकल आ जाए वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगी। क्या है, सबसे पहले हमारे दो तरीके की ऑथेंटिकेशन की टाइप्स होती है, अगर उसको हम डिवाइड करना चाहें, स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटफुलनेस क्या होती है कि आप किसी भी चीज़ की कोई ना कोई स्टेट आप अपने पास सेव कर रहे हो। जो स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन होती है उसके अंदर आप क्या करते हो, जितने भी लॉक्ड इन यूजर होते हैं ना, आप अपने पास सेव कर रहे होते कौन कौन लॉक्ड इन है और कितने टाइम से। और आप वहाँ पर ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि भाई कितने टाइम तक इसको लॉक्ड इन रखना है। क्लियर है? अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी बैंकिंग की एप्लीकेशन है, आप आए, आपने साइन इन किया, साइन इन करने के बाद क्या होता है, 15 मिनट तक आप साइन इन रहोगे, उसके बाद वो आपको साइन आउट कर देगी खुद से। सेशन एक्सपायर्ड बाकायदा लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है। आपने फिर क्या करना होता है, दोबारा से जाते हैं, साइन इन करते हैं। अच्छा, देखें तो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत बैड है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस के लिए तो बैंकिंग एप्लीकेशन होती नहीं है ना। 15 मिनट तो कोई लगाता भी नहीं है ऐप के ऊपर। ये तो 15 मिनट तो उन्होंने मैक्स टू मैक्स रखा हुआ है, वरना तो यूजुअली आपका जो भी काम होता है 3 to 4 मिनट्स में, 5 मिनट्स में आप काम डन कर लेते हो। ये इसलिए होता है, खुदा ना खासा आपने ऐप खुली भी छोड़ दी है, सो बैंक आपकी ऐप खुद ही साइन आउट कर देगी, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने साइन इन किया हुआ है और आप बोलते हो कि भाई मेरा फ़ोन जो है स्नैच हो गया है और मेरा फ़ोन जो था वो अनलॉक था, या किसी को मेरे फ़ोन का पासवर्ड मिल गया है, तो आप अपनी बैंक कॉल करोगे, वो आपको फौरन साइन आउट कर देंगे वहाँ से ही। आपको साइन आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटाबेस से साइन आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये क्या है, इस चीज़ के ना मसला क्या है, ये जो आप इसके लिए एक अलग से डेटाबेस जो यूज़ कर रहे हो ना, इन मेमोरी डेटाबेस कहते हैं इसको, रैम के ऊपर चलते हैं। यूजुअली सारे डेटाबेसेस कहाँ पर सेव करते हैं डेटा को? सर्वर। हार्ड ड्राइव पे सेव करेंगे ना, उसके अलावा तो कोई जगह ही नहीं है। डेटाबेस तो एक चीज़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीछे क्या है उसके? हार्ड ड्राइव है। डेटाबेस तो एक सॉफ्टवेयर है। PostgreSQL का नाम सुना होगा सबने, क्या है वो? डेटाबेस तो है, लेकिन फितरी तौर पे क्या चीज़ है वो? वो एक सॉफ्टवेयर है भाई, एक इंजन है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे Node.js क्या है? एक एनवायरनमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है जो चलता है। आपके जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन कोड में या बाइट कोड में। एट द एंड ऑफ द डे क्या चलता है? बाइट कोड, जो कि मशीन को समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी जो सेशन मैनेजमेंट होती है, इसको कहते हैं सेशन मैनेजमेंट, चल रही होती है। अब ये जो इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट आ रही है, यूजुअली जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, जस्ट लाइक दराज हो गई, दराज इतनी महंगी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन डील नहीं कर सकती। या आपकी, चलो दराज तो कर लेगा, पैसे बहुत हैं, लेकिन कोई भी स्टार्टअप नहीं कर सकती। क्यों? स्टार्टअप के पास तो पैसे ही नहीं होते। और यूजुअली इतनी ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड ऐप किसी को चाहिए भी नहीं। ये करना क्या है, एक ई कॉमर्स के अंदर क्या ही कर लेगा कोई आगे, क्या चुरा लेगा? नहीं, एक मिसाल है कि अगर
मैं हूँ, मेरी ई कॉमर्स मेरी दराज का अकाउंट अगर लीक हो जाता है, किसी को मिल गया, हमजा भाई को मिल गया, क्या कर लेंगे? 2-3 ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे, मैं जाके कैंसिल कर दूंगा, ऐसे ही होगा। सो इन चीज़ों के लिए फिर एक न्यू टाइप की एक ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया बैठ के। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको डेटाबेस में सेव नहीं करते, टोकन जनरेट करते हैं। अच्छा, ये टोकन का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल गया है, टोकन का वर्ड क्यों रखा गया? देखते हैं ना, आप कोई भी चीज़ खरीद के आए, वही मैंने टोकन दे दिया उसको। वो टोकन किस लिए होता है? वो ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। पुराने ज़माने के अंदर वो जो वीडियो गेम्स की शॉप्स होती थी ना, वहाँ पे भी टोकन्स मिलते थे। वो टोकन लेते थे आप, और वो जो दूसरा बंदा होता था ना वहाँ पे, जो जहाँ पर जाके खेलते थे, वो सिर्फ टोकन देख के जाने देता था आपको। जैसे गवर्नर हाउस के अंदर नहीं होता, कार्ड देख के आते हैं आप, अभी पीछे से कोई डेटाबेस में डिलीट कर दे आपको, लेकिन आप घूम रहे हो अंदर। सो ये यही वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक आइडेंटिटी टोकन इसको दे दो फॉर अ टाइम बी। जब वो लॉगिन करेगा, टोकन उसको मिल जाएगा, जब तक वो लॉग इन है वो टोकन वैलिड रहेगा। जैसे ही वो लॉग आउट होगा वो टोकन एक्सपायर। दैट इज कॉल्ड JWT। हाँ, हर टाइम यूनिक होगा। दुनिया में जितने बंदे हैं, जितने सेशन, जितने भी दफा लॉगिन हो रहे हैं, सबका यूनिक होगा, किसी का मैच नहीं हो सकता। उसका एक तरीका है, जब आप JWT बनाते हो ना, तो उसको एक की देते हो, समझ लो एक चाबी देते हो कि भाई ये जो टोकन है ना, इसकी की ये है। एक मिसाल है, मैंने की बनाई अपनी, और एक JWT जनरेट किया, वो ऑलरेडी यूनिकनेस की तरफ लेके जाता है, और मैंने उसको की प्रोवाइड कर दी। सो मेरी की के साथ एक यूनिक ही टोकन होगा हमेशा। क्लियर है? सो वो मुझे एक चीज़ डिसाइड करनी है कि मुझे, अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी आती है कि मैं अपनी की को कितना यूनिक रखता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड्स के टाइम पे बताया था, डॉस अटैक्स होते हैं तो 16 डिजिट्स के जिनके पासवर्ड हैं दे आर सेफ, ऑलमोस्ट सेफ, क्योंकि उसको क्या नाम है, ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर में भी अगर कोई अटैक करता है ना, तो उसको गैस करने में भी महीनों लगते हैं। सो JWT के अंदर ये फायदा मिलता है, लेकिन JWT का एक डाउन साइड भी है, लेकिन वो डाउन साइड इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन वो डाउन साइड हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये क्या मसले आते हैं। लेकिन ये है कि अब क्लियर है सब कुछ, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। आवाज नहीं आई, लेकिन ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आप जाएंगे ना कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए, सिर्फ ये टोकन हैंडलिंग के ऊपर ही आपसे 2-3 सवाल हो जाएंगे। ये जो बैकएंड से टोकन आती है ना JWT की, अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो? सो इसको फोकस करके पढ़ें। अगर आपने इंटरव्यूअर को कुछ भी नहीं बताया, यही बता दिया ना सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो भी एक्सपेक्टेड है कि आपको एक बहुत अच्छा एज मिल जाएगा दूसरे उनके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, या दूसरे जो एप्लीकेंट्स है उनके ऊपर। सो ये इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें, और जितनी भी ये चीज़ें बताई गई हैं ना, ये लिख लें। यूजुअली लोग बताते नहीं है क्या मतलब कि वो है कि ये भी मैंने आउट ऑफ दी चीज़ जाके बताया है आप लोगों को। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो फोकस होता है वो ये होता है कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, JWT। लेकिन अगर ये चीज़ें भी अगर आपको समअप के अंदर पता हो ना कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसमें यही होता है। सैनिटी का जो टोकन है ना, वो JWT का नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि वो टोकन एक्सपायर नहीं होता कभी, उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है, मतलब 180 डेज, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है। जी कभी एक चीज और भी होती है बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो मैं बताई थी, लास्ट चीज बताता हूँ, फिर कोड के ऊपर जाते हैं। जो लोग बैंक में काम करते हैं, जो लोग बैंक के डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं, उनके सामने तो पूरा डेटाबेस खुला हुआ है। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि वो अपने बैंक अकाउंट के जीरोस बढ़ा सकें? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, डेटाबेस आपके सामने हो,
बैलेंस आपके सामने लिखा हुआ है भाई, हमजा अलवी बैलेंस, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, पासवर्ड भी डेटाबेस में ही है, सामने लिखा हुआ है। हैश फॉर्म में पासवर्ड लिखा हुआ होगा, लेकिन वो किसी डेटाबेस है यार, सब कुछ खुला हुआ है सामने। ये जो डेटा सारा सेव हो रहा है जाके जहाँ पे, वो कहाँ पे, एक टेबल में लिखा हुआ है। Yes, उस sir. टेबल को एक्सेस करने के लिए हमजा भाई के पासवर्ड की जरूरत थोड़ी है। क्यों नहीं होगा, वो बंदा जो बैठा हुआ है ऑथराइज्ड है, जब भी तो बैठा हुआ है। उसके लिए भी कोई की चाहिए होती होगी। कर ही नहीं सकता। आप कहाँ से पढ़ी हो? जवाबदार तो होगा, चलो एक मिसाल है, रीड ओनली समझ रहे हैं ज्यादातर लोग के, रीड ओनली एक्सेस होगा उसके पास, रीड ओनली होगा। Yes, किसी sir. के पास तो होगा एडिटर एक्सेस, वो बंदा बिक जाए अगर ये बोलो भाई 2 0 बढ़ाओ, एक तुम्हारा एक मेरा। हाँ वो होशियार बोला, पीछे वाला तुम्हारा है। चलाएं चलाएं, थोड़ा दिमाग चलाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि जहां पे पैसा आता है, हाँ वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा ईमान डगमगाया आता है। लालच खुद ही आता है। सही बात है। अच्छा ये तो खैर मैंने मजाक में बोला था, कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन ये है कि हम किसी भी ह्यूमन के ऊपर ना किसी भी चीज को रिलाय कर ही नहीं सकते। बैंकिंग का जो डेटा है वो एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा है। 100 रुपए भी इधर से उधर हुए ना, पूरे बैंक के स्टॉक्स क्रैश हो सकते हैं। लास्ट टाइम एक जाके स्टडी पढ़िएगा, यूएस के अंदर एक बैंक क्रैश हुई थी इसी तरीके से, बैंक बंद हो गई थी। सो ये हुई थी 90s के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों ने इन चीज़ों को ओवरकम किया था। वो करते क्या है कि जितने भी साइंड इन यूज़र होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी इन मेमोरी, उन सबके हैशेस मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो मेंटेन कर रहे होते हैं ना, फिर वो उन्हीं क्या नाम है, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उन्हीं को ही वैलिडेट करते हैं। और कोई भी ट्रांजेक्शन डे बाई फॉर द डे अगर कोई कर भी देना इस तरीके से, तो ये जो यूज़र डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए भी एक यूज़र क्रिएट होता है डेटाबेस के लिए। मतलब PostgreSQL के अंदर किसी को एक्सेस करना है ना, तो उसके अंदर वो जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने के लिए भी एक आईडी पासवर्ड चाहिए होती है आपको। जैसे MongoDB का क्लस्टर अगर किसी ने यूज़ किया हो, तो उसके अंदर भी आप जाते हो तो आईडी पासवर्ड देते हो, ऐसे ही होता है। सैनिटी के अंदर आप जा रहे होते हो तो आप क्या दे रहे होते हो, API टोकन दे रहे होते हो, ऐसे ही कर रहे होते हो। सो वहाँ पर जब आप जा रहे होते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन नेगलेक्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। सो आप कर ही नहीं सकते, 2 साइड से चेक लगा हुआ है। सो बहुत सारे फायदे हैं, हर टाइप की ऑथेंटिकेशन यूज होती है, पता सबको होना चाहिए, एक के ऊपर हाथ सेट कर लें ताकि आपका चांस लगे तो अच्छा है कि दूसरी के ऊपर भी काम करने का मौका मिले। जी देखिए, नाम से ही पता लग रहा है स्टेटफुल स्टेटलेस के अंदर क्या फर्क है। स्टेटफुल क्या होता है, कोई चीज आपकी सेव करा रहे हो आप कहीं पे, स्टेटलेस के अंदर कुछ भी सेव नहीं कराते। रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्या है, स्टेटफुल है स्टेटलेस है? स्टेटफुल। हाँ, क्लाइंट कंपोनेंट्स स्टेटफुल है, सर्वर कंपोनेंट्स स्टेटलेस है। यूज स्टेट। चलें स्टार्ट करते हैं फिर इसके ऊपर। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सर कोड नहीं देते आप? भाई मेरी रेपोजिटरी में चले जाना, मैंने काम पहले से करके रखा हुआ था ना। स्नैपडील सेवर का प्रोजेक्ट है, API में आ जाना, ऑथ के अंदर आके कोड पहले से लिखा हुआ है, सही है? हाँ ठीक है, सही। ये कोड ना लिखा हुआ है, तो इसमें जाना, तमाम चीज़ें मैं यहीं से, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से, सही है?
और वो आपको समझा दूंगा। तो कोशिश करना ये देख लेना, अगर ये समझ नहीं आया तो और आसान एग्जाम्पल में मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं। ये Next.js की कस्टम ऑथेंटिकेशन है। सेम सारा काम जो भी हम करेंगे ना, वो ऐप डायरेक्टरी में चले जाएगा, एपीआई के अंदर, ऑथ के अंदर। ये तमाम काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सही है। कर चुके का मतलब ये है कि मैंने पहले करा हुआ है, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, मसला नहीं है। सेम एग्जैक्ट कोड मैं यही लिखूंगा बैठ के, ठीक है, अभी जो है। और बाज़ औक़ात हो सकता है कि इसमें से मैं चीज़ें कॉपी पेस्ट भी करूँ। कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो चीज़ें समझा दूंगा, तो कोड की टेंशन नहीं है, कोड ऑलरेडी डिप्लॉय है। और कोशिश ये करना कि इसको चलाने से बेहतर है कि कोड खुद लिखना, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मांगेगा, वो आपके पास होंगे नहीं, वो आपको मुझसे चाहिए होंगे। तो कोशिश ये करना कोड लिखना। कोड मैं इस वजह से नहीं देता ताकि आप लिखो, जो होता ही नहीं है। तो कोशिश ये करो कि कोड लिखो। चलो दोबारा आते हैं, पुरानी से पुरानी क्लास का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो हमारा है अल्लाह भला करे, जिसमें हमने एपीआई सीखी थी, सही है। हमें पता है एपीआई किस तरीके से बनती है। हमारा एपीआई का फोल्डर है, उसके अंदर कोई भी हम अल्लाह भला करे नाम से फोल्डर बना सकते हैं। अभी हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन करने जा रहे हैं, तो मैंने उसका एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है ऑथ, हम लाजमी ऑथ के नाम से बनाते हैं, सही है। इसके अंदर अब मैं पहली एपीआई बनाने जा रहा हूँ साइन अप की या रजिस्टर की। मैंने लिख दिया साइन अप का फोल्डर। पहले मैं फोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर मैं बना लूंगा, कौन सी फाइल बनती है, route.ts बनती है। अब मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था, हमारे पास ये आ गया। मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा भेजने किस तरीके कौन सी एपीआई यूज होती है, पोस्ट की। तो मैं यहाँ पे कौन सी एपीआई बनाऊंगा, पोस्ट। पहले हम बैक एंड रेडी करने जा रहे हैं, फ्रंट एंड पे बाद में आएंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, याद है ना ये सिंटैक्स। मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा लेना है, तो बैक एंड पे मैं किस तरीके से डेटा रिसीव करता था, यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू। पैरामीटर का क्या नाम होता था, इस पैरामीटर का क्या नाम है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। इस जहाँ पे मेरा कर्सर हाईलाइट हो रहा है, इस पैरामीटर का क्या नाम है, मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूं, मैं यहाँ पे पोस्ट में डेटा ले रहा था, तो क्या नाम था इसका, रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट मुझे एरर देना शुरू कर रहा है, टाइप एरर। यहाँ पे मैं दो टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, या तो रिक्वेस्ट जो हमारा ग्लोबल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, या नेक्स्ट रिक्वेस्ट, हाँ। अच्छा, हमेशा जो है ना नेक्स्ट रिक्वेस्ट को यूज करना, क्योंकि ये टाइप स्पेसिफिक है। टाइप स्क्रिप्ट या Next.js के लिए ये ज़्यादा वो है, इजी टू यूज है, और वो Next.js को इजीली समझ सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिखना है, ये आपको खुद इंपोर्ट करके दे देगा। इसके आगे बस एक चीज़ और कर लेना, बट टाइप लिख देना, ठीक है, ताकि इसको पता लग जाए कि हम टाइप यूज कर रहे हैं, सही है। अब मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा भेजता हूँ। अब मैं वो सारी थ्योरी जो है ना वो यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। किस फॉर्मेट में भेजता हूँ, JSON। डेटा इक्वल्स टू, अच्छा हमारी एपीआई क्या होती है, एसिंक अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता एसिंक अवेट इस वजह से लगा रहे हैं कि हमें इसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं है। अब डेटा को पार्स होने में टाइम लगेगा। हमारे पास किस फॉर्मेट में डेटा आता है, जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया, सही है। एक काम करते हैं, अपनी एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए आपने क्या चीज यूज करी थी, थंडर क्लाइंट मैंने बताया था, पोस्टमैन यूज करा था, सही है। मैं यहाँ पर आ गया, एक मिनट कंसोल कर लेते हैं डेटा को भी। डेटा इक्वल टू व्हाट्स डेटा, सही है। मैं गया न्यू रिक्वेस्ट के टैब के ऊपर, मैं इसका साइड बार बंद कर देता हूँ। न्यू रिक्वेस्ट के टैब के ऊपर गया। अब मेरी एपीआई का राउट क्या बनेगा, लोकल होस्ट 8000 स्लैश
API API स्लैश पहला फोल्डर का नाम क्या है? अब आ जाओ फोल्डर के ऊपर। पहले फोल्डर का नाम क्या है? दूसरे फोल्डर का नाम क्या है? और के अंदर हम कौन सी एपीआई बनाने जा रहे हैं? साइन अप की एपीआई बनाने जा रहे हैं। तो मेरा पाथ क्या बना? एपीआई और स्लैश साइन अप, ये पाथ बन गया। ठीक है, मुझे डेटा भेजना है। कैसे भेजते हैं डेटा? बॉडी के अंदर, बॉडी में आ जाते हैं। जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे ना, ताकि मुझे नजर आए सही से। हमने वहां पे क्या लगाया है? डेटा किस फॉर्मेट में आएगा मेरे पास? जेसन फॉर्मेट में आएगा। मैंने अभी बताया हम यूजर से कितनी चीजें ले रहे हैं? 3 चीजें। क्या क्या ले रहे हैं? नेम, ईमेल और पासवर्ड। यूजर नेम, दूसरा क्या ले रहे हैं? ईमेल। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है? पासवर्ड। सही है। एपीआई हिट करते हैं। अभी तक हम 3 चीजें ले रहे थे ना, ये वाली हम अभी तक 3 चीजें ले रहे थे। सही है, एपीआई हिट करके देखते हैं। एरर आ गया। ये तो एप्लीकेशन तो चल रही है, एप्लीकेशन तो चल रही है। उसने तो इंटरनल सर्वर एरर दे दिया। अच्छा, रिटर्न नहीं करा कुछ भी, सॉरी। हाँ, हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ रिटर्न तो कराया ही नहीं है। जब भी उसने क्या करा, इंटरनल सर्वर एरर दे दिया। उसने बोला तुमने मुझे डेटा तो भेज दिया, लेकिन मेरे पास तुम्हें भेजने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये एरर ले लो। एरर क्या है हमारे पास? इंटरनल सर्वर एरर। उसका क्या है? 500 उसने भेज दिया। जब हमारे पास कोई भी लॉजिक ऐसी होती है, हमारे पास लेट्स सी अगर हमारी कोई भी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के अलग अलग स्टेटस होते हैं, लेट्स सी अगर कोई इंटरनल मसला आता है हमारे कोड के अंदर, तो वो कौन सा एरर रिटर्न करता है? इंटरनल सर्वर एरर। वो उसका स्टेटस क्या होता है? 500 होता है। अभी हमारे पास भी थंडर क्लाइंट के अंदर अगर मैं उसको खोल लेता हूं तो कौन सा एरर आया है? 500। हमारे पास ये एरर आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि मैंने अपनी एपीआई से डेटा तो गेट कर लिया लेकिन कुछ भेजा ही नहीं है। तो ये तो मेरे कोड का फॉल्ट हो गया ना। अब आके हम एक काम करते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं ताकि हमारी एपीआई सक्सेसफुल चल सके। जी। अच्छा, ये जो रिटर्न वाला इशू आया ना, 500 जो आया अभी हमने रिटर्न नहीं किया था, ये सिर्फ Next.js है जो इसको हैंडल कर रहा है। अदर देन डेट अगर आप कोई और सर्वर यूज़ करोगे ना, जैसे एक्सप्रेस सर्वर यूज़ करोगे या Next.js के नेम से भी एक सर्वर होता है, वो आपको रिटर्न नहीं करते, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल चीज़ है कि जो कि आपने एक मिसाल रिटर्न नहीं किया तो किसी मर्जी से रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो वो फंक्शन चलता रहता है और इनफाइनाइटली चलता रहेगा, और वो चलता रहेगा ताहयात जब तक वो सर्वर क्रैश नहीं होता या वो सर्वर बंद नहीं होता। क्लियर है? Next.js ने ये क्यों किया? क्योंकि Next.js का एक और पर्पस है उसके पीछे। Next.js बेसिकली कैसे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है, सो ये उस वजह से Next.js कर रही है कि आपने देखा हिट होते ही बंद हो गया, 500 आया है। वरना यूजुअली आपका भी एक्सप्रेस का सर्वर चलाइएगा और एक्सप्रेस के सर्वर के अंदर यही सेम चीज़ करें, रिटर्न ना करें, उसके अंदर से चलता रहेगा फंक्शन, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। एक टाइम क्या आएगा कि थंडर क्लाइंट बोल देगा 503, वो बोल देगा सर्विस अनअवेलेबल, सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि उस फंक्शन फिर भी चलता रहेगा। उसके अंदर आप कोई भी कंसोल लॉग करते हैं वो सब कुछ प्रिंट होगा, सारी चीज़ें होंगी। Next.js क्यों करता है? Next.js जो है अपनी एप्लीकेशन को एज अ सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉय करता है। ये चीज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने Next.js के उसके अंदर। तो सर्वरलेस के अंदर आपने जो चीज़ें हैं वो एक टाइम लिमिट के अंदर करनी होती हैं, टाइम लिमिट के बाद वो सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो Next.js स्टार्टिंग के अंदर ही हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को, रिक्वेस्ट के टाइम पे ही क्या रिटर्न किया नहीं किया वापस भेज दो 500। अगर कोड सही भी होता ना इसके अंदर, अगर हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करा भी लेते, कंसोल लॉग भी प्रिंट नहीं किया उसने, कंसोल लॉग प्रिंट हुआ था, कंसोल लॉग प्रिंट करके उसने बाहर फेंक दिया। इसको नॉर्मली अगर हम कहें ना तो इस तरीके से कहते हैं कि भाई फॉरन 500 जनरेट हो गया। 500 का मतलब क्या होता है कि हमारे सर्वर के अंदर कोई एरर है। ठीक है, जहाँ पे भी आप 500 देखो तो समझ जाओ कि आपके सर्वर में कोई एरर है। तो ये फर्क होता है इसके अंदर। सो हमेशा एक चीज़ मेक श्योर करें, जो भी एपीआई या कोई भी फंक्शन बनाया है
उसमें से वैल्यू ज़रूर रिटर्न करें या रिस्पॉन्स ज़रूर जनरेट करें। जबरदस्त हो गया। हमें लाजमी रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। अब हमें जब कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करना होता है तो हमें नेक्स्ट जस्ट ने ऑलरेडी बोला है कि एक मेरे पास फंक्शन है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट, उसने एक फंक्शन बता दिया हम कौन से फॉर्मेट में उसको रिटर्न कर रहे हैं। जब डेटा जेसन में ले रहे हैं तो हम रिटर्न भी किस में करेंगे, जेसन फॉर्मेट में। मैंने लिखा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसका पहला पैरामीटर क्या करता है, पहला पैरामीटर आपका डेटा का होता है, सही है, या मैसेज कुछ भी आप भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी एक मैसेज लिख दिया है कि सक्सेसफुल, अभी सक्सेस लिख दिया, सही है, और अभी डेटा में भेज नहीं रहा आगे। दूसरी चीज दूसरा भी मैंने बताया था, कॉमा लेके ये एक और पैरामीटर लेता है। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, स्टेटस। अब मैंने आपको बताया था पोस्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक स्टेटस कॉल होता है, उस स्टेटस का नाम क्या है, 201। स्टेटस में बता दूंगा यहाँ पे 201 और 200 में क्या डिफरेंस है? जब हम गेट कर रहे होते हैं सक्सेसफुली गेट होगा 200 और सक्सेसफुली पोस्ट होगा तो 201। सक्सेसफुली पोस्ट होगा तो 201 नहीं, 9 जाके सेव होगा डीबी में सेव डीबी में अगर आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, अगर आप कोई चीज डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, डेटाबेस में नहीं भी कर रहे, अगर आप कोई भी चीज अगर बैकएंड के ऊपर भेज रहे हैं सेव होने के लिए, एक मिसाल है हम बैकएंड के अंदर जो डेटा भेज रहे हैं वो सैनिटी के अंदर सेव कर रहे हैं, तो जब हम वो सक्सेसफुली सेव करा देंगे तो हम 201 भेज देंगे फ्रंट एंड के ऊपर और वहां पे लिखा आएगा सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। और 200 का मकसद का मतलब क्या होता है, ओके, ठीक है। ऐसे ही 400 होता है, 400 का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड 400 नहीं होता वो, 400 आई थिंक बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट इसलिए यूज करते हैं, तो आप ये तो बताएं ये बताएं आप। जब कुछ चीज डेटा ना मिल रहा हो, डेटा अभी अगर यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएं कि एपीआई के अंदर मुझे यूजर नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, समझे लगी हुई है यहाँ पे, और फ्रंट एंड से ईमेल नहीं आती, तो बैड रिक्वेस्ट है, तो बैड रिक्वेस्ट तो क्या चीज जनरेट करेंगे हम, पूरी रिक्वेस्ट 400 है, 400 बैड रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे ना। एक मिसाल है, अगर मैं वहां पे बैड रिक्वेस्ट नहीं देता और वो फंक्शन मेरा आगे आ जाता तो क्या होता, आगे आगे उस चीज की जरूरत होगी वो मिलता नहीं। हाँ वो मिलता नहीं, फिर वहां पे इंटरनल सर्वर आ जाता, 500 हो जाता। लेकिन 500 एक मीनिंगफुल एरर नहीं होता, हर जगह पे 500 जनरेट नहीं करते, जहां पे जितनी वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं वहां पर लगाते हैं। लेकिन फिर इसके ऊपर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, एक मिसाल है सर ये बैकएंड पे क्यों कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड पे ही करते हैं ना, फॉर्म फिल ही नहीं होना चाहिए अगर ईमेल नहीं डाली यूजर ने। एक मिसाल है कि भाई अगर ईमेल डाली नहीं है यूजर ने, फिल ही नहीं की है, तो फॉर्म फिल ही नहीं हो, सबमिट ही नहीं हो। सो क्या जवाब है आपका इस चीज के ऊपर, क्या नहीं, वो यूजर के पास एपीआई थोड़ी होगी। यूजुअली जो भी बंदा काम कर रहा होता है ना, वो अपनी साइड से पूरा काम करता है। एक मिसाल है, हमजा भाई फ्रंट एंड कर रहे हैं, मैं बैक एंड कर रहा हूँ ना, हमजा भाई अपनी साइड से हर चीज फ्रंट एंड के ऊपर हैंडल करेंगे, ठीक है, और मैं भी अपनी साइड से फ्रंट होगी कि जो भी डेटा है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और वही फॉर्मेट के अंदर डेटा पास होना चाहिए। हमजा भाई ने अपनी साइड से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी फ्रंट एंड के ऊपर, लेकिन एक मिसाल है कि मेरी एपीआई किसी के पास चली गई, फ्रंट एंड से कॉल नहीं हो रही, एपीआई डायरेक्ट कॉल हो रही है, या किसी ने मेरी वेबसाइट हैक कर ली और वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू कॉल कर रहा है एप्लीकेशन, बॉट अटैक हो गया। बॉट अटैक्स होते हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर, फिर क्या होगा, एपीआई से तो डेटा तो फिर भी चले जाएगा मेरा। तो ऐसे केस में हम बैकएंड के ऊपर भी वैलिडेशन लगाते हैं। सो दोनों तरफ वैलिडेशन होगी। अब बैकएंड डिस्कस हो रहा है तो उसकी वैलिडेशन डिस्कस हो रही है, सब पहले फ्रंट एंड डिस्कस हो रहा था तो उसकी वैलिडेशन डिस्कस हो रही थी, बट जब दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी ना तो दोनों जगह पे वैलिडेशन हो रही होगी। ये चीज क्लियर है कि जब आप डेटा को वैलिडेट करेंगे तो वो फ्रंट एंड पे भी करेंगे, और जब आप डेटा को वैलिडेट करेंगे तो वो बैक एंड पे भी करेंगे। क्लियर है? सो 2 वे वैलिडेशन होती है इसके अंदर। अच्छा, पहले एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं, एपीआई हमारा डेटा सही लेकर आ रही है या नहीं आ रही है।
फिर इसकी वैलिडेशन देखते हैं। मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ ये करा है कि यहाँ से रिटर्न करा दिया एक मैसेज और 201 का क्या मतलब क्या होता है, क्रिएटेड, यानी मेरा डेटाबेस में ये डेटा क्रिएट हो गया है। सही है। अब मैं काम करता हूँ, हिट करके देखता हूँ हमारी एपीआई को। हमारी एपीआई कौन सी है, पोस्ट एपीआई है। अब मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा मेरे पास 201 का स्टेटस भी आ गया और मैसेज आ गया क्रिएटेड का। यहां तक किसी को कोई इशू है, ये पुराना प्रीवियस रिपीट करा है मैंने। लेकिन अब एक मसला आ गया यार। अब मैं क्या करता हूं, अब वही फाद भाई वाली बात आ गई मेरे पास। मैं आ जाता हूं, मैंने route.tsx बना दी थी। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आ जाता हूं और एक काम करता हूँ, डेटा भी भेज के देखता हूँ। अभी फिलहाल मैं डेटा ऐसे ही भेज रहा हूँ ना, ताकि मुझे दिखे। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पासवर्ड की प्रॉपर्टी नहीं भेजता, मैं सेंड करता हूँ। सर कोमा हाँ सॉरी, ये क्या हुआ, मैंने तो अभी हम लोगों ने थ्योरी के थ्रू पढ़ा था कि मुझे तो 3 चीजें चाहिए। एक तो मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम, एक ईमेल और एक पासवर्ड चाहिए। लेकिन अभी भी मेरा 201 आ गया, यानी सक्सेसफुली अगर मेरा यूजर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था और जहाँ फाद भाई ने आपको बताया कि आप यहाँ पे हर चीज को वैलिडेट करते हो कि आपके पास डेटा पूरा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या बस आप ऐसे ही में ही जाके क्या कर रहे हो, डेटा यूजर बना रहे हो डेटाबेस के अंदर। तो इसके लिए मैंने आपको एक लाइब्रेरी बताई थी, लाइब्रेरी का नाम क्या था, Zort। इसको हाथ के हाथ इंस्टॉल भी कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन गाइड या गई सीधा आपको जाके ये npm इंस्टॉलेशन पे आना, npm पे आके Zort चला देना कमांड। सही है। Zort क्या करती है, स्कीमा वैलिडेट। जो भी मेरा फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा आ रहा है तो फर्स्ट टाइम उस डेटा को वैलिडेट करेगी या स्कीमा को वैलिडेट करेगी कि यार ये डेटा जो आया है ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो इसको यहीं से एरर थ्रो कर दो कि भाई ये डेटा सही नहीं आया है। तुम क्या करो, इसको रोक दो, यहाँ पे आगे काम नहीं करना। अगर डेटा सही आ गया तो फर्दर स्टेप परफॉर्म करो। तो मैंने यहाँ पे Zort की लाइब्रेरी वो कर ली, इंस्टॉल कर ली। अब आ जाता हूँ मैं अपने दोबारा पुराने कोड के ऊपर ना, इसको इम्पोर्ट किस तरह कर रहा था मैं। अच्छा ये तो हुआ है मेरा। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्कीमा बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कीमा में हमने भी डिसाइड करा हमारे पास 3 चीजें आएंगी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा मेरे पास क्या है, मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से काम किया, तो मैंने एक वैलिडेशन का एक अलग फोल्डर बनाया। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इसको फ्रंट एंड पे भी हैंडल करना था, बैक एंड पे भी हैंडल करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग इसका अलग से एक फोल्डर बनाया वैलिडेशन का। और आप लोग भी इसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करा करें कि अगर आपको कोई स्कीमा को वैलिडेट करना है तो एक अलग से फोल्डर बनाए। मैंने यहाँ पे लाजमी वैलिडेशन के नाम से एक फोल्डर बनाया होगा, उसके अंदर मेरे पास साइन अप का स्कीमा आ रहा होगा। अब ये देखें, तो हम भी एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर आके ऐप डायरेक्टरी से बाहर क्लिक कर लेना और यहाँ पे आके एक फोल्डर बना लेते हैं वैलिडेशंस का। सही है। अब इधर मैं बनाने जा रहा हूँ साइन अप स्कीमा, schema.ts। सही है। मैंने अभी तक Zort की लाइब्रेरी को यूज करा है। तो Zort क्या बोलता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे इंपोर्ट कर लो। तो मैं यहाँ से z लिखूंगा क्योंकि ये मेरा कोई भी वेरिएबल का नाम है, फ्रॉम Zort से निकाल दिया। सही है। अब मुझे स्कीमा क्रिएट करना है, अब मुझे कोई भी स्कीमा क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या करूँ, कॉपी पेस्ट कर लो, वैलिडेट करना। अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं इसको समझा देता हूँ ये कर क्या रहा है। सही है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है
जिसके अंदर जॉट को यूज करा है। जॉट की तमाम फंक्शनैलिटी मेरे z वेरिएबल के अंदर आ गई, सही है। z डॉट ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली मेरे पास डेटा, जूम करो, सही है, सही है। मैंने क्या करा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे जॉट को इंपोर्ट कर लिया, सही है। जॉट की सारी फंक्शनैलिटी मेरे z वेरिएबल्स के अंदर आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन, एक वो बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने z डॉट ऑब्जेक्ट क्या किया। अब ये बात, इस चीज का ख्याल करें कि हमारे पास जेसन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होती है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होती है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या करा, मुझे पता चला कि मेरे पास जो भी बैकएंड फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर डेटा आएगा तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, z डॉट ऑब्जेक्ट, सही है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली, अभी मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये एक बेसिकली ऑब्जेक्ट लेता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता हूं। अभी मैं हटाता हूं इसको। सबसे पहले मैंने लिखा ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पेयर, याद है? Yes, sir. मैंने लिखा यूजर नेम, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यूजर नेम है, सही है। मैंने लिखा z। अब ये मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि यूजर नेम जो है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा ही है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। हो सकता है यूजर वहां से होशियारी करके नंबर भेज दे। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, मैंने बोला z डॉट स्ट्रिंग। मैंने बोला भाई जो भी हो ना, मेरे पास यूजर नेम का जो भी आ रहा हो वो यहाँ पे अलग अलग करे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए। यानी पहली चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि यूजर नेम जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, इसी वजह से इसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग लगा दिया। उसके आगे मैंने एक और लिखा डॉट मिन। ये मिन होता है मिनिमम कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊं तो मसले की बात नहीं है, लेकिन मैंने बोला यूजर नेम जो होना चाहिए वो मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। यानी मैंने इसके पहले पैरामीटर में डिफाइन कर दिया, या मैं इसको हटा ही देता हूँ फिलहाल ना। मैंने फिलहाल एक वैलिडेशन लगा दी कि मेरा जो यूजर नेम है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ना है। ईमेल, बल्कि कॉपी किया हुआ ये ना, पासवर्ड हटा देते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ रही है, ईमेल। ईमेल के ऊपर भी मैंने सेम चीज चेक करी। मैंने बोला सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो है ईमेल स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आ रहा है ना, कोई नंबर फॉर्मेट तो मेल तो नहीं भेज रहा। तो सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया कि ये जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आना चाहिए। दूसरा जॉट का एक अपना ही फंक्शन होता है जिसका नाम है ईमेल। इसमें ये चेक करता है कि ये ईमेल ही आ रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई अपनी डोमेन भेज दे, जिस तरीके से मैंने आपसे डिस्कस करा था कि hamza.com लिख के भेज दे। तो ये बेसिकली चेक करता है कि ये @ इसके अंदर ऐड है या नहीं है। तो ये इसका अपना बिल्ट इन फंक्शन है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज मैंने क्या चेक कर ली कि मेरे पास जो है ये ईमेल है या नहीं है, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज मैंने चेक करा पासवर्ड। अच्छा पासवर्ड पे ना ये स्ट्रिंग हटा दो क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अच्छा स्ट्रिंग आएगा, सॉरी। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा मेरा पासवर्ड फ्रंट एंड से बैक एंड किस फॉर्मेट में आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। तो मैंने ये चेक करा मेरे पास पासवर्ड है, स्ट्रिंग में आ रहे हैं। उसमें नंबर को भी हम जब उसमें करते हैं बेसिकली जेसन से हमारे पास डेटा आता है तो स्ट्रिंग में ही आता है वो। तो मैंने चेक करा डेटा हमारे पास किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने चेक करा कि मिनिमम मेरे पास पासवर्ड के कितने कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मिनिमम मेरे पास पासवर्ड के 6 कैरेक्टर होने चाहिए। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि मेरे पास पासवर्ड जो है 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये सिंपल सी वैलिडेशन थी जो हमारे साइन अप स्कीमा के लिए बन रही है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? डॉट लगाना जरूरी है। डॉट से इसको पता चलेगा z डॉट स्ट्रिंग, इसको पता चला कि तुमने मेरे इस जॉड के स्ट्रिंग फंक्शन को एक्सेस करा है। इसी तरीके से मैंने इस फंक्शन को कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने चेक करना है ईमेल की वैलिडेशन को, तो लास्ट में मैं डॉट लगा के ईमेल लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा इसको, अगर मैं कॉमा लगा इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और मैं ईमेल लिखूंगा तो ये एरर देगा। ये एरर क्या देगा, ये बोलेगा यार ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा, ये क्या चीज है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो लाजमी हमें डॉट लगाना है। बेसिकली ये कहलाते हैं हमारे चेनिंग फंक्शन कहलाते हैं ये हमारे। लिख लेते हैं डॉट ईमेल।
ईमेल, सही है। अब इसके नीचे ये ऑब्जेक्ट पूरा बंद हो गया, यानी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज आ रही है। मैंने प्रॉपर्टीज के ऊपर भी वैलिडेशन कर दी है। एक तो मैंने ये चेक करा कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये मौजूद होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में मौजूद होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर क्या क्या मेरे पास स्पेसिफिकेशन है जो होनी चाहिए। जैसे मैंने यूजर नेम पे लगा दिया, सीधे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ईमेल एड्रेस में मैंने चेक करा है, ये तो पहले तो मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिले, लेकिन चेक करो कि ये ईमेल ही है ना, किसी ने अपनी डोमेन तो नहीं भेज दी hamza.com लिख के। इसी तरीके से पासवर्ड के ऊपर भी मैंने यही काम करा कि चेक करो पहले तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा हो। दूसरा ये कि मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए पासवर्ड के अंदर, और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 20 कैरेक्टर, सही है। ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा चीज यूज करी हुई, अगर आप देखेंगे डॉट स्ट्रिक। ये डॉट स्ट्रिक क्या करता है, ये डॉट स्ट्रिक ये करता है कि ये स्ट्रिक्टली आपके स्कीमा को चेक करेगा कि हर चीज आपके स्कीमा के अंदर एग्जैक्टली जो मैंने डिफाइन करी है मौजूद है या नहीं है। अगर मैं ये स्ट्रिक हटा दूंगा ना, तो अगर मैं इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी को ऑप्शनल कर दूंगा ना, तो वो ऐसे ही जाने देगा। तो लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे स्ट्रिक लगाना पड़ता है। इस तरीके से आपकी स्कीमा की वैलिडेशन होती है। अब मैं इसमें ज्यादा टाइम वो नहीं करूंगा। आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे ना आपको हर किसी चीज का मिलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पर आ जाते हो तो या नंबर्स पे आ जाते हो तो ये आपको तमाम दे रहा होगा। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड ना तमाम फंक्शन दे रहा है। सर को याद नहीं थे, सर ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करे थे। अभी सर ने चेक करा कि मुझे यूजर नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलना चाहिए, इसी तरीके से था, इसी तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल गया। डॉट मैंने लगा दिया मैक्सिमम कि भाई मैक्सिमम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये जॉर्ड के अपने बिल्ट इन फंक्शन हैं, सर ने खुद नहीं बनाई, इसमें मौजूद थे। तो अगर आपको अपने हिसाब से स्कीमा की वैलिडेशन करनी है तो आप यहाँ पे आके अपनी स्कीमा की वैलिडेशन कर सकते हो, सही है। मैंने यहाँ पे इसको एक स्कीमा बना लिया। अब ये स्कीमा सिर्फ मैंने बना के रख दिया है। अब मुझे इसको वैलिडेट कराना है कि जब मेरे पास डेटा आए, एपीआई से मेरे पास डेटा आ गया, अब इस स्कीमा के थ्रू इस डेटा को चेक करो कि ये डेटा मेरे पास सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें कोई एरर आ रहा है। तो मैं दोबारा अपनी राउट इसके अंदर राउट की फाइल के अंदर चला जाऊंगा। और मैंने क्या किया है मैं भूल गया। मैंने हाँ मैं इसी को यूज़ करता हूँ मोस्टली ना, मैंने ये मेरे लीड ने बताया था। लेआउट है क्या ये काम हम जॉट के बगैर कर सकते हैं? कैसे, कौन से मेथड से? नहीं, स्ट्रिंग के अलावा ये पूरी वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ। स्कीमा बनाना है मुझे, कैसे? इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के, यस ऐसे ही। ये सारा काम हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या होगा, जॉट का स्कीमा खोलिएगा, देखिए इसके अंदर एक यूजर नेम के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो स्ट्रिंग की लगाई है वैलिडेशन चेक, और फिर स्ट्रिंग के अंदर बताया कि वो रिक्वायर्ड है। अगर स्ट्रिंग मतलब कितनी कंडीशन चेक हो गई है, एक तो वो स्ट्रिंग हो और दूसरा वो हो, दो हो, ये दो हो गई यूजर नेम के लिए। ईमेल के लिए कितनी हो गई, सबसे पहले वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, फिर एक वैलिड ईमेल के लिए पूरी एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि वो एक पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है ईमेल होने के लिए। तो दो वो हो गई, चार तो ये हो गई कंडीशन। फिर पासवर्ड में कितनी बन रही है, पासवर्ड में 3 ये हो गई, कितने हो गए टोटल, 7 हो गई शायद। अब ये 7 कंडीशन चेक्स मुझे एक जगह पे लिखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो कोड होता है वो बहुत लंबा हो जाता, लेंथी हो जाता, बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा कोड, इफ लगाते फिर एल्स इफ लगाते फिर एल्स इफ लगाते फिर एल्स इफ लगाते, इस तरीके से वो चलता जाता। तो हमने क्या किया, सिंपली एक छोटा सा सॉर्ट का स्कीमा लिख लिया। अच्छा अभी तो ये खाली थे, एल्स इफ जब ये भरेंगे ना इसके ना डेटा आएगा, सो वो सारी चीजें हैंडल करनी भी पड़ेगी। सो जॉट जो है वो आपको एक ये चीज बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब मैं क्या करूंगा, स्कीमा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अभी वहां पे स्कीमा को बना के रख लिया है। अब यहाँ पे आके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे।
इंपोर्ट करेंगे, सॉरी वहां से एक्सपोर्ट करा था, यहाँ पे आके इंपोर्ट करेंगे। मैंने डायरेक्ट साइन अप स्कीमा को निकाल लिया, सही है। अब मैं बोलूंगा जो भी मेरा डेटा आया है उसको सबसे पहले तो तुम एक उसमें सेव करो, एक वेरिएबल में सेव करो, और जो भी एक चीज़ आ रही है इसमें कुछ टाइम, जब भी ये स्कीमा मेरा वैलिडेट होगा तो इसमें कुछ टाइम लगता है, तो टाइम लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, अवेट का कीवर्ड, सही है। अब मैं लिखूंगा साइन अप स्कीमा डॉट सेव पार्स एसिंग, ये इसका अपना फंक्शन है, क्योंकि मेरे पास क्या है, डेटा आ रहा है एपीआई से। एसिंक इस वजह से लगाया कि मेरे पास डेटा क्यों आ रहा है, एसिंक्रोनस आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा डेटा आने में, तो मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन यूज करा है, सेव पार्स एसिंक। ये फंक्शन लिख लेना, जो भी आपने स्कीमा बनाया है उसको आपको चेक करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज होता है हमारे पास, सेव पार्स एसिंक का। इस फंक्शन को आप कॉल करोगे, इस फंक्शन के अंदर आके आप सिर्फ जो भी आपका डेटा आ रहा है इसको फेंक दोगे, सही है। और अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं क्या ये मेरा डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं रिजल्ट चेक करता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपनी एपीआईज के ऊपर, डंडर क्लाइंट के ऊपर, और मैं ये देखता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा था। यहाँ पे आके रिक्वेस्ट पे आ गया, बॉडी पे आ गया, मैं यहाँ पे पासवर्ड की प्रॉपर्टी भेज ही नहीं रहा। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैंने जॉल्ट लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये मुझे यहीं पर रोक देगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, अच्छा ये चल गया होगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर कोई चेक नहीं लगाया हुआ। अगर मैं बैकएंड पे जाके देखता हूँ, तो बैकएंड पे देखें अब क्या होता है, ये आपके पास ना ये एरर आना शुरू हो गया। हिट करा, चल गया, सक्सेस आ रहा है ना। अब हाँ सक्सेस का मैसेज आ रहा है, लेकिन बैकएंड पे एरर आ रहा होगा हमारे पास ना, क्योंकि वो तो हमने सेव करा है। अब हमारे पास अगर मैं बैकएंड टर्मिनल खोलता हूँ, क्योंकि हमारे सारे कंसोल बैकएंड के कहाँ पर आते हैं, टर्मिनल के ऊपर आते हैं। अब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास एक तो डेटा आ रहा है जो मुझे और डेटा मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो मैंने एक कंसोल लगाया हुआ है जो मेरा ये दे रहा है कि मेरे पास डेटा क्या आ रहा है। दूसरा मेरे पास ये आ रहा है कि मैंने रिजल्ट चेक करा हुआ है। अब रिजल्ट पे अगर मैं आके अपने टर्मिनल पे देखूं तो वो एक एरर दे रहा है कि आपका जो वैलिडेशन स्कीमा है वो सही नहीं है, वो सक्सेस दे रहा है फॉल्स, यानी आपका जो वैलिडेशन स्कीमा है उसमें कोई ना कोई मसला है, सही है। अब क्या करें, जब इसने सक्सेस फॉल्स दे दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम खुद से अपना एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट सक्सेस। अगर फॉल्स है, मैं यह फ्लिप नहीं कर रहा, तो आप यहां पे करो एरर थ्रो कर दो। मैंने बोला 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, और एक बोल दो वैलिडेशन एरर आया मैसेज के ऊपर, और एरर्स के अंदर जो भी मेरे रिजल्ट के अंदर एरर आया ना वो उसको डायरेक्ट शो करा दो। अब मैं डायरेक्ट जाके देखता हूं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर, मैंने चलाया, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया स्टेटस का, क्योंकि मेरा जो था सक्सेस फॉल्स था, मैं पासवर्ड की प्रॉपर्टी भेज ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या करा, जॉर्ड के थ्रू अपने स्कीमा को चेक करा, स्कीमा ने देखा मेरे पास पासवर्ड की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो उसने क्या करा, उसके बिहाफ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया मुझे कि आपके पास कोई पासवर्ड की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। तो उसके ऊपर मैंने एक स्टेटस जनरेट करा 400 का बैड रिक्वेस्ट का, और अगर मैं एरर आता हूँ, एरर पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा था वैलिडेशन एरर, और इसने मुझे मैसेज दिया हुआ है। मैसेज में क्या दिया हुआ है,
पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इस तरीके से हम अपने वैलिडेशन अपनी जो स्कीमा को चेक करते हैं वी जॉट के थ्रू। सही है, अब मैं एक काम करता हूँ, पासवर्ड भेजता हूँ। अब इसे मैं 1 2 3 4 लिख के भेजता हूँ। अब मैंने जैसे लिखा 1 2 3 4, उसने फिर एरर दे दिया मुझे। उसके एरर देने का पर्पस क्या था? हमने क्या लगाया था कि हमारा पासवर्ड क्या है, 6 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए। तो उसने मुझे एरर क्या दिया है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6। तो अगर मैं आके देखता हूं तो मैंने स्कीमा में ये लिखा था, तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो इसने बिल्कुल यही रिटर्न करा कि मिनिमम मेरे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए पासवर्ड के, 6। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने स्कीमा को वैलिडेट करते हो। अब हो सकता है कि मैं ईमेल एड्रेस गलत भेज दूं, तो ये सिर्फ मैं टेस्ट करा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप इस पर घर पे जाके चेक करते रहना। सही है, मैंने hamza.com लिख के भेज दिया। अब जैसे ही मैं सेंड करता हूं तो वो मुझे क्या कोड भेज रहा है, एक तो वैलिडेशन एरर दे रहा है, उसके बाद क्या दे रहा है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो क्या हो रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो है मेरा वैलिडेशन चेक हो रही है और आगे मेरे पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करके देखते हैं। सही है, मैंने पूरा लिखा और आगे भेजा, तो क्या हुआ मेरे पास, सक्सेस, क्योंकि मैंने अपनी तमाम वैलिडेशन को कंप्लीटली फुलफिल करा है। उसके बाद उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, सक्सेस रिटर्न कर दिया। यहां तक किसी का कोई सवाल? नो सर। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि एक फंक्शन के अंदर से मल्टीपल रिटर्न्स करें तो कौन सा रिटर्न पहले चलता है, उसके बाद वाला चलेगा नहीं चलेगा? टाइप स्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं ना, अभी जैसे ये एपीआई के अंदर क्या हो रहा है, हमने उसको अर्ली रिटर्न कर दिया। अर्ली रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो यूजुअली ज़्यादातर हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, और हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे होते हैं एपीआईज के अंदर। क्या कर रहे होते हैं, हम डेटा को वैलिडेट करते हैं और उसको अगर डेटा की वैलिडेशन सही नहीं होती तो उसको अर्ली रिटर्न कर देते हैं। अर्ली रिटर्न से मुराद ये होती है कि आपकी जो फंक्शन की लॉजिक है वो मजीद नीचे लिखी हुई है, लेकिन अगर सर्टेन कंडीशंस मीट नहीं हो तो हम उसको पहले ही रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। अब क्या है, जहाँ पे भी ये रिटर्न की स्टेटमेंट चल जाएगी ना फंक्शन के अंदर, तो नीचे की तरफ वो जाएगा ही नहीं, मतलब ये वाली लाइन उसको नजर ही नहीं आएगी। जो टाइप स्क्रिप्ट का जो और जावा स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है ना, उसको ये वाली लाइंस नजर ही नहीं आएंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट जेएस का फीचर नहीं है, ना ही ये एपीआई का फीचर है, ये जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर है। ठीक है, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। आप पाइथन यूज करेंगे, पाइथन में भी मिलेगा आपको, अर्ली रिटर्न आप कर सकते हैं। सो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो उसका जवाब ये है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमारे पास डेटा सही आ रहा है, अब हमें क्या करना है, अब जो हमें डेटा भेजना है उसका पेलोड बनाना है। अच्छा फिलहाल ईमेल वेरीफाई के लिए हम ये करते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे ना। इंक्रिप्शन होती है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा नहीं जाए, बस बीक्रिप्ट पकड़ें, पासवर्ड हैश करें, डेटाबेस में सेव कर दें। डेटाबेस के लिए हम लोग राइट नाउ क्या करेंगे, एक एरे के अंदर सेव कर देंगे, आप लोग समझेंगे वो डेटाबेस है। ठीक है, हाँ फ्रंट एंड अभी नहीं बनाया सर ने, नहीं अभी ये सिर्फ फंक्शनैलिटी सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी जाके बीक्रिप्ट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। सीधा सीधा जाके बीक्रिप्ट लिखेगा, ये आपको क्या करेगा, बीक्रिप्ट का npm का पैकेज दे देगा। आप इसको इंस्टॉल करेगा, आ जाते हैं।
हमारे पास ना बी क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया है, सही है। बी क्रिप्ट का हमें पर्पस भी पता चल गया। बी क्रिप्ट हमारा करता क्या है कि वो हमारे पासवर्ड को या कोई भी हमारी प्रॉपर्टीज होगी उनको हैश कर देगा, चेंज कर देगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं बी क्रिप्ट। अब अच्छा मैं बी क्रिप्ट को इंपोर्ट करूंगा ना तो एक एरर आएगा, ये एक एरर आना शुरू हो गया। ये तो दे रहा है नेवर यूज, लेकिन अगर आप नीचे पढ़े ना तो ये एक एरर दे रहा है कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें लाजमी इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल करनी है। तो ये हमें खुद ही बता रहा है कि जब भी एरर आए तो आपको एक काम करना है, ये एक लाइब्रेरी दे रहा हूँ, इसको इंस्टॉल कर लो तो ये तुम्हारे पास जो एरर है ये आना बंद हो जाएगा। हम जाएंगे टर्मिनल के ऊपर, इसकी टाइप्स इंस्टॉल कर लेंगे, जो एग्जैक्ट कमांड दी है वही चला लेंगे हम। ये चल गई कमांड, हमारा एरर चला गया, ठीक है। अब मैंने आपको इसका राउंड बताए थे, मैंने बताया था कि हमारा हैश किस तरीके से काम करता है, राउंड्स के ऊपर काम करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका राउंड बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं अवेट bcrypt डॉट, नहीं राउंड सॉल्ट नहीं, इसके ऊपर होता है जनरेट सॉल्ट। जनरेट सॉल्ट करेंगे, इसमें हमसे पूछेगा हमें कितने राउंड तक करना है, कितने राउंड तक हमारे पासवर्ड को हैश करना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, 11 बताया था मैंने। 11 सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, 11 लिख दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे हैश पासवर्ड बनाना है तो मैं हैश पासवर्ड को एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। मैं लिखूंगा bcrypt डॉट हैश सिंक, बल्कि हैश है, सॉरी हैश है, सॉरी हैश। इसके अंदर ये दो चीजें लेगा। पहली चीज लेगा कि जिस प्रॉपर्टी को मुझे हैश करना है, अभी मेरे केस में मुझे किसको हैश करना है, पासवर्ड को। तो मुझे पता है मेरे पास डेटा का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी डेटा का रिजल्ट का, इसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, इसका नाम क्या है, पासवर्ड। और दूसरा मैं यहाँ पे राउंड सॉल्ट डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ पे ना ये एक एरर दे रहा है, एरर खत्म हो गया। आप यहाँ पे कर लो, जैसे आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट आके यहाँ पे आप 11 डिफाइन कर दो, मसला नहीं है। लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम लोग जो है एक वेरिएबल बनाएं, वेरिएबल के अंदर इसके सॉल्ट का जो राउंड है उसको जनरेट कराएं और उसको यूज करें। ये आपके ऊपर है, वैसे कोई मसले की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको चाहे 11 दे दो या डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको राउंड सॉल्ट दे दो, तो ये काम सेम ही करेगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क का आइडिया, ये क्वेश्चन मार्क क्या कर रही है, याद है ना, ये ऑप्शनल चेंजिंग कर रहा है। अगर डेटा मिले तो इसको शो करा दो, वरना इनडिफाइंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम पासवर्ड देखते हैं अपना कि पासवर्ड क्या आ रहा है और हमारा हैश पासवर्ड क्या जनरेट हो रहा है। रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न करते हैं। पासवर्ड और हमारे दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है, हैश पासवर्ड। एक काम करते हैं, अपनी एपीआई को हिट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। एपीआई हिट करते हैं, वजह यह है कि हमने अवेट नहीं कराया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो हमें इसको कराना पड़ेगा अवेट। जैसे हम इसको चलाएंगे, अब ये देखें मेरे पास एक आया है कि मेरा जो पासवर्ड था वो क्या था 1 2 3 4 6 5,
लेकिन जब मैंने उसको bcrypt के थ्रू करवाया, bcrypt का 2 फंक्शन निकाले, 2 फंक्शन कौन कौन से निकाले, मैंने एक फंक्शन यूज करा bcrypt.generate_sort। ये क्या करता है, मेरा सॉर्ट यानी एक तरीके का एल्गोरिथम जनरेट कर देता है। मैंने बोला कितने राउंड चलाने इसको, 11 राउंड का मैंने बोल दिया। उसके बाद मैंने बोला जो भी है मेरे पास bcrypt की जो हैश है, ये क्या करेगा, ये मेरा एक फंक्शन है, ये पहली चीज क्या लेगा, पहली जिस प्रॉपर्टी को मुझे हैश करना है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया भाई मेरे पास जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको है, उसको कन्वर्ट करना है, और जो भी मेरा राउंड, जितने राउंड्स वो चलेगा, कितने राउंड चलेगा, 11। तो जैसे ही मैंने उसको करा, उसके बाद मैंने इसके रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास इसका क्या इनपुट आया कि एक मेरा पासवर्ड आ गया, और ये देखिए इसने एक स्ट्रिंग रिटर्न करी जिसके अंदर इसने सारे कैरेक्टर्स रिटर्न कर दिए, जिसके मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिक भी आ गया, मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, मेरे पास इंटीजर स्ट्रिंग भी आ गए, तमाम कैरेक्टर्स को इसने रिटर्न कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यहाँ पे आपने इसका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये क्या करा, हमने इसका क्या करा है, पासवर्ड को हैश करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी डेटाबेस तो है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, डेटाबेस की एक एरे बना लेते हैं। हैश पासवर्ड के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? वो मैटर नहीं करता, वो एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। हमने 11 दफा घुमा दिया, उससे ज़्यादा कर, वो उस चीज़ से हमारा सरोकार नहीं होता। वो एल्गोरिथम पे आप क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो। आप जैसे bcrypt है, आप जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, SHA-256 यूज़ कर लें, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है कि एल्गोरिथम में जैसे ये bcrypt है, ये अभी राउंड सॉल्ट क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये इनक्रिप्ट भी कर सकता है, उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है। फिर उसको बताना पड़ेगा हमें कि भाई 11 दफा घुमाओ डिक्रिप्ट करने के लिए उल्टा। और ये जो शाह वाले जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, ये 1 वे इनक्रिप्टेड होते हैं। एक दफा कर दिया तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसके लिए फिर लॉजिक अलग हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन चीज़ें सारी सेम चल रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो खुद ही चीज़ सीख लेंगे आप लोग, इतना मसले वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? क्योंकि इसके बाद फौरन से रैप अप करेंगे और आगे और भी चीजें हैं। देखें ये हमजा भाई, ये जो ऑब्जेक्ट बन गया ना, इसको पुश कर दें डीबी वाली एरे में, बस आ गया, ये तो बन गया, ये डेटाबेस में पुश हो गया। ये हमारा जो डेटाबेस है ना राइट नाउ, ये अभी हमने डीबी के नेम से एरे बनाई हुई है। ये कोड आपके साथ शेयर होगा। आप लोगों ने इस डीबी की एरे को किससे रिप्लेस करना है? नहीं, सैनिटी से। हाँ हेलो, आप लोगों ने ये सारा डेटा कहाँ पर सेव करना है? बस होने वाली क्लास। सैनिटी से, ठीक है। सैनिटी से इसको रिप्लेस कर दें सैरे को। और नेक्स्ट क्लास के जब हम आएंगे तो ये सैनिटी वगैरह भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये आज की क्लास के अंदर सारी हाँ चीजें चलो कराना शुरू कर दो। हैश कैसे बनता है, सारी चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर बैकएंड से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, सारी बातें होंगी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। आधा काम हम कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो पूरा का पूरा हमने परफॉर्म कर दिया है। अब जो मेन ऑथेंटिकेशन का जो स्टेप है ना, वो जो लॉगिन के ऊपर होता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो डिस्कस होगा। और दूसरी क्या चीज होगी, स्ट्राइप।